तो शुरू करें। तो हम लोगों ने इकोनॉमी शुरू कर दी थी। बेसिक हम लोगों ने बात कर ली थी पिछली क्लास में, थोड़ा बैंकिंग के बारे में, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, मांग और जमा थी, और बेसिक इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने बात की थी। आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे बैंकिंग वाले पोर्शन को, जिसमें आरबीआई है, और आगे हम लोग जो भी सिलेक्टिव पोर्शन है बैंकिंग से जुड़े हुए वो सारा कंप्लीट कर लेंगे आज। और सीईटी का किस किसने एग्जाम दिया था? सब पास हो? हाँ, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि संस्थान में पढ़ा रहे हैं वहां से सवाल नहीं आ रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है ना? तो बस जितना आपको बताया जा रहा है वो सफिशिएंट है। आप ढंग से पेपर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमें पढ़ाया नहीं या कोई चीजें छोड़ दी गई थी। साइंस का तो देखो कि अभी क्लासेस उसकी कंप्लीट थोड़ी हुई ही नहीं है, तो थोड़ा असर तो होना ही था। कोई नहीं सा, वो बची कुछ कसर है जो इस बैच में हो जाएगी पूरी आपके, ठीक है, जो ले रहे। बाकी आपने जियोग्राफी पॉलिटी के सवाल मुझे नहीं लगता एक भी सवाल बाहर है देखा पेपर में। पॉलिटी जियोग्राफी में एक भी मुझे नहीं लगता। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम मैंने चारों शिफ्ट देखी है, चारों में से एक भी सवाल मुझे कुछ भी बाहर नहीं लगा। भले अपन लोगों ने कम समय में पढ़ा हो या फास्ट पढ़ा हो, उससे वो मैटर की ही नहीं। वापस डिपेंड करता है आप लोगों ने कितने टाइम से पढ़ा। इसलिए जहां पर भी पढ़ो, जब पढ़ना शुरू कर लो ना, तो फिर इधर उधर सस्पेंस कभी मत रखो। देखो, जब तक आप कोई चीज शुरू नहीं करते हो ना, तो सस्पेंस रखो, ठीक है, लेकिन जब आप निर्धारित कर लेते हो भाई मुझे अब इस रास्ते से जाना, तो बीच में जाके विचलित मत होना। फिर आपको विश्वास, देखो किसी न किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा आपको। जब आप कहीं पढ़ने जाते हो ना, तो आपको भरोसा करना होगा, इसलिए वो फिक्स कर लो। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं अभी तो आरएस, मैं अपने प्रमाण आरएस के लिए रोक रखा है, मैं इस एग्जाम के लिए नहीं। मुझे पता है कि नहीं, वही 90 और 100% का जो रेशियो है, मैं पहले ही कहता हूँ कि जो पढ़ेंगे उसमें से 90 से 100% आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट घूमेंगी। आरएस बड़ा एग्जाम है तो फिर उसके हिसाब से चीजें डील होगी, लेकिन जितना आप पढ़ लोगे ना, जितना बता रहे हैं ना, तो बहुत सारी चीजें अच्छे स्तर की तैयार हो जाएगी आप लोगों को। इसलिए इस बैच वाली चीजें और स्ट्रॉन्ग कर लेना, ताकि किसी भी भविष्य में एग्जाम अटको भी नहीं कल को। अभी तो नहीं, अभी इकोनॉमी सर्वे के लिए है ना, मैंने आप लोगों के लिए करीबन 50 सवाल पर चैप्टर के क्रिएट कर रहा हूँ। सोच के देखो, एग्जाम में एक भी सवाल बाहर नहीं आने वाला आपका। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इकोनॉमी सर्वे का वेटेज जो आपका है कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन का है, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा आपका। ये तो कॉन्फिडेंटली कोई नहीं कहेगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अब एटलीस्ट जितना हम लोग बता रहे हैं उतना काम कर लेना। 3 महीने 4 महीने बहुत होते हैं, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, लेकिन 3-4 महीने बहुत होते हैं, क्योंकि आप थोड़ा बहुत जानकारी पहले से थोड़ी बहुत होती है तो ईजी हो जाता है। इसलिए ब्लाइंडली अब समय आ गया है कि मेहनत करते रहो, जो एटलीस्ट आपको बताया जाए उस पर लगातार मेहनत कर लो, बहुत आसान हो जाएगी चीजें। बाकी आप एग्जाम जो हो रहे हो, ऐसा आपको कभी नहीं लगेगा कि हमें पढ़ाया नहीं गया। मैंने इस सीईटी की बात नहीं कि मेरे हर एग्जाम में आप देख लेना, चाहे जीडी से शुरुआत की होगी संस्थान में, सब के सब आपको ऐसे मिलेंगे कि 90 और 100%। एक आधा सवाल कोई बाई चांस हो जाए, अगर उसमें भी समझ इस्तेमाल करोगे तो वो भी नहीं रहेगा। ये मैं आरएस के लिए भी स्पष्ट बोल चुका हूँ, वही मेरा रेशियो रहने वाला है 80 से, मतलब 90 से 100% के बीच में। आरएस बड़े एग्जाम है, फिर भी आप लोग जितना हो सके एटलीस्ट आपको जितना दे कंटेंट, उसको बढ़िया तरीके से कर लो, और उतना भी कर लेते हो ना, तो आपको उसके परिणाम आपके रिजल्ट्स में देखने शुरू हो जाएंगे। इसलिए अभी भी समय है, अभी टाइम है, आप दबा के मेहनत करना शुरू कर दो। चलिए अब हम लोग अपने आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बैंकिंग में आगे बढ़ेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ेंगे। जो आप सभी को पता है कि हमारी जो केंद्रीय बैंक के रूप में, हमारी सर्वोच्च बैंक के रूप में भी भारत की जब बात करते हो तो हम लोग किसकी बात करते हो? आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि भारत की एक सेंट्रल बैंक के रूप में जाना जाता है। देखो सवाल आएंगे, मैंने क्या कहा कि जब आप अपना आप में बेहतर तरीके से पढ़ लेते हो तो सवाल फिर जाएगा कहाँ से भाई? वो भी तो कहीं ना कहीं उसी को पता है कि भाई मैंने सिलेबस दिए हैं, अब सिलेबस में मैंने मान लो बैंकिंग दे रखा है, तो फिर बचता क्या पीछे? बात खत्म हो जाती है। तो ये जो इकोनॉमी है ना, इस इकोनॉमी में आप आईएएस एग्जाम में बैठ जाना, बेसिक इकोनॉमी अलग से पढ़नी नहीं है आपको।
आप आने वाले टाइम में इसी इकोनॉमी के बेस पर मान लो आईएएस एग्जाम में बैठ रहे हो ना, तो मैं आपको लिख के दे दूं इस वैसे ये इकोनॉमी इतनी ही पढ़नी है आपको आईएएस के लिए भी। तो इसलिए इस इकोनॉमी वाले सेक्शन बस इतना ही है। बाकी आपको करंट ओरिएंटेड पढ़ना, वो नो डाउट इकोनॉमी सर्वे है, बजट है, और आपका जो ईयर बेस पर करंट है वो चीजें चलती रहेगी। इसलिए आप स्पष्ट कर लो कि आप पढ़ क्या रहे हो, क्या मेरे लिए रिलेवेंट है या मेरे एक एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, या मैं अब इसको बेस बनाकर किसी अन्य एग्जाम में बैठूं, क्या उसका फायदा है या नहीं। तो अब बस इतना ही है कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है दबा के मेहनत कर लो बस, बाकी कुछ मत करो, कुछ भी सोचना बंद करो। देखो मैंने पहले ही कहा कि शुरू करने के बाद सोचो मत, जितना सोचना है पहले सोच लो कि भाई हाँ मैं ये करूँ वो करूँ, वहां से पढ़ूँ इससे पढ़ूँ, वो अच्छा वो खराब सब कर लो। लेकिन जब शुरू हो जाओ ना फिर पीछे मत देखो, फिर इतना सोचो कि भाई मैं और बेहतर कितना कर सकूं, वो प्रयास करो, तो आपको परिणाम आपके सामने कुछ ही महीनों में मिलने शुरू हो जाएंगे। ये चीजें बहुत पॉसिबल है, लेकिन अपन क्या भटकते बहुत ज्यादा है। कोई कहता है कि वो टीचर अच्छा है, देखो सारे टीचर अच्छे होते हैं, कोई भी टीचर खराब अच्छा बुरा वाला आप बना लेते हो, बट एक्चुअल में कोई खराब नहीं होता है। अपने अपने आप अपनी डिमांड को फिक्स करो कि भाई मेरी क्या डिमांड है, क्या मेरी डिमांड पूरी हो रही है नहीं हो रही, वही चीजें निर्धारित होती हैं। तो देखिए रिजर्व बैंक क्या है, एक प्रकार की वैधानिक या सामुदायिक संस्था है। पढ़ा रखा है मैंने पॉलिटी के दौरान, ऐसे तो नाम सुने होंगे ना। वैधानिक क्या होता है, अरे वही है वैधानिक, ये सब कुछ पढ़ा रखा है। पॉलिटी का ये एक लाइन है, ये मैच करके इसलिए मैंने ये बोला है। हाँ मतलब देखो सामुदायिक शब्द यूज किया है, वैधानिक मतलब संसद के अधिनियम के माध्यम से इसको बनाया गया है। अपन सामुदायिक या असंवैधानिक शब्द यूज किया जाता है, तो देखो सामुदायिक और वैधानिक मतलब संसद के अधिनियम लेके आए थे। भाई आप सभी को पता है ना भाई, 1934 एक्ट की बात करते हो आप लोग, और रिजर्व बैंक से रिलेटेड है ना, बैंकिंग प्रणाली से रिलेटेड है। या 1949 एक्ट के बारे में बैंकिंग के बारे में बात करते हो, तो ये क्या है, ये संसद के अधिनियम लेके आए थे, कानून बिल है एक तरीके से, विधेयक आप बिल बोल सकते हो, उसके माध्यम से इस संस्था को क्रिएट किया गया। तो ये आपका क्लियर हो गया कि एक प्रकार की संवैधानिक बॉडी नहीं है। फिर क्या कह रहा, देखिए भारतीय रिजर्व बैंक शुरुआत से ही क्या एक केंद्रीय बैंक के रूप में, मतलब देखो केंद्रीय बैंक जो होता है ना, आपको लग रहा होगा कि भाई केंद्रीय बैंक बार बार शब्द यूज कर रहे हैं। बाकी हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक पढ़े थे, नॉन कॉमर्शियल बैंक पढ़े थे, प्राइवेट बैंक पढ़े थे, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे ये सब चीजें। तो ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी देश का एक प्रमुख बैंक होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो हर जगह जाके, देखो जिस प्रकार एक प्रधानमंत्री का पद होता है, तो प्रधानमंत्री क्या आप लोगों के पास हर किसी के पास आता है क्या, नहीं आता है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या करता है कि आप में आपके बीच में एक और बिठा देते हैं, जिसे सांसद और विधायक के नाम से हम लोग जानते हैं। वही सांसद और विधायक है जो कि आपकी बात है प्रधानमंत्री तक या संसद तक पहुंचाते हैं। तो उसी प्रकार जो हमारा केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक है, बाकी जितने भी देश के बैंक है वो इसके अंडर में, मतलब कुल मिला के सारा रूल्स रेगुलेशन मेंटेनेंस का जो कार्य कर रहे हैं वो हमारा केंद्रीय बैंक कर रहे हैं। और बाकी जितने भी जैसे एसबीआई बैंक है या जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक है, वो सारा का रूल्स रेगुलेशन कौन तय करता है, वो पर्टिकुलर लेन देन नहीं करवा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ जा रहे हैं, भाई हम लोग कस्टमर है तो यहाँ जाएंगे, क्या आप सीधे यहाँ जाओगे, क्या नहीं जाओगे। बात वही होगी ना, प्रधानमंत्री और आपके खुद एकदम जनता और सांसद और प्रधानमंत्री, उसी प्रकार आप जो मिडिल बैंक होते हैं जनरली, जहां पर आप डायरेक्ट ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनते हो, ग्राहक बनते हो, और तीसरा जो कि आपका सारे बैंकों का रूल्स रेगुलेशन मेंटेनेंस करता है। ठीक है ना, चलिए फिर देखिए कुछ समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्मा और पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाई। मतलब एक समय था जब विभाजन हुआ था, तो उस समय क्या है कि भाई ताजा ताजा कुछ भी चीजें होती है तो क्या होता है, किसी भी देश के लिए भी समझ में नहीं आता। तो ये ध्यान रखना है कि भाई ये चीजें कहाँ लिखनी है, ये मेंस में काम है। आप सोच रहे हो कि प्री में मुझे सीधा नहीं पूछेगा, जो चीज मैंने मना की है वो सवाल नहीं बना अभी तक। मैं हर क्लास के दौरान, हर टॉपिक के दौरान कहता हूं कि आपको ऐसे सवाल नहीं पूछेगा, वो ऐसे सवाल पूछेगा तो आप चेक कर लेना, उसमें ये चीजें आपको अलग नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है कि भाई थोड़ा सा एक आइडिया रखना है कि भाई क्या ऐसा समय भी आया था कि भाई बर्मा और पाकिस्तान का भी केंद्रीय बैंक के रूप में हमारी आरबीआई ने काम किया है।
तो ये कहीं ना कहीं मेंस पर्सपेक्टिव से आपका थोड़ा बेहतर हो जाता है, आपकी कंप्लीट नॉलेज के पर्पज से आप इसकी जानकारी जरूर रखें। चलिए, 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लेके आए थे 1949 में, उसी के दौरान राष्ट्रीयकरण, मतलब अब जो कि पहले तो ब्रिटिश के अधीन ही था, फिर राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर क्या होता है राष्ट्रीयकरण? हाँ, मतलब देखो राष्ट्रीयकरण, देखो पहले तो शब्द से ही समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीयकरण हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश काल के दौरान की देन थी। एक तो 1934 आप एक्ट के बारे में बात करते हो, तो कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश काल था उस समय, प्लस एक प्राइवेट बैंक के रूप में था। तो अब इसको क्या है, एक तो राष्ट्रीयकरण भी कर दिया जो आपके राष्ट्र का बैंक हो गया, प्लस एक आपका एक तरीके से गवर्नमेंट बैंक की भूमिका में आ गया। अब आपके पूरे देश में जितने भी गवर्नमेंट बैंक की मुख्य भूमिका है, वो सारा काम ये केंद्रीय बैंक, जो कि एक गवर्नमेंट पद वाली बात हो जाती है कि पहले ये प्राइवेट था, अब ये क्या है, गवर्नमेंट बन गया। पिछली क्लास को वापस किसने देखा? 5-6 दिन अच्छे से ऑनेस्टी से बताना। पिछली क्लास ऑब्वियसली है ना भाई, एक ही क्लास ली है मैंने अभी। हाँ, नोट्स ही तो बात, देखो क्लास वाला भी देख लेना, ताकि और मेंटली देखो आप, वो सर से मैं अभी बात कर लूंगा आज ही, ताकि आप 1 या 2 बार देख लेना। उससे क्या है, मेंटली तैयार होना बहुत जरूरी है। मैच्योरिटी आपको देखो 2-3 बार सुनने से आएगी कि भाई कुछ चीजें छूट रही होगी ना, वो वहां से कवर हो जाए। अभी समय लास्ट मोमेंट में तो यही चलाने है, फिर आपको कुछ नहीं होने वाला। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी सभी शक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम से प्राप्त करता है। भाई सिंपल सी बात है, बिना अधिनियम, ये अधिनियम नहीं होता जो ये वैधानिक संस्था बनी है, मतलब किसी ने किसी अधिनियम से इस संस्था का निर्माण किया है और इस संस्था में कह दिया कि भाई आपको ये काम करने हैं। आप हो हमारी केंद्रीय बैंक, ठीक है, लेकिन इस काम को करने का जो बेस है, इस अधिनियम में जो मैंने प्रावधान कर रखे हैं, आपको वही काम करने हैं। चलिए, आरबीआई ने कहा कि भाई ठीक है, हम लोग आपने जो बताया है इसमें हमारे लिए जो रूल्स रेगुलेशन तय किए, हम वो ही काम करेंगे। चलिए, अब देखो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, एक प्रकार की स्वायत्त संस्था है, मतलब कि अतः ये भारत सरकार इसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, परंतु जनहित में सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश दे सकती है। इसके अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 7 का प्रयोग, ये कहने की मतलब, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, स्वायत्त शब्द यूज किया गया है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आई और उसके रूल्स रेगुलेशन, देखो दिशा निर्देश एक अलग चीज है। अपन ने क्या कहा कि भाई अब इसमें गवर्नमेंट की भूमिका होती है, पिछली क्लास में मैंने ये बात कही थी, याद आया भाई? क्या केंद्रीय बैंक अब क्या है, वो एक सेल्फ डिपेंड नहीं है कि भाई मैं सब कुछ अपनी मन मर्जी से करूंगा, नहीं। अब एक तरीके से भारत सरकार की हिस्सा ही है, ये भारत सरकार का बैंक है, मतलब ये भारत सरकार के अंडर आता है, मतलब कि स्वायत्त संस्था तो है, ठीक है, मतलब आप जब कुछ काम करने चाहते हो, अब देखो सिंपल सी बात है कि ये हमारा केंद्रीय बैंक था, अब मुझे इन बैंकों का जो इसके अंडर में जो बैंक है, अब काम करने के लिए हमारी गवर्नमेंट है यहाँ बैठी है। अब देखो गवर्नमेंट तो इन सब काम करेगी नहीं भाई, ये तो दिल्ली की दिनचर्या है ना, आपका ऐसा थोड़ी है कोई 1 दिन का काम है, 2 दिन का, या मंथली, ऐसा नहीं है। तो अब ये हमारी जो केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक इनका सबका रूल्स रेगुलेशन सारा मेंटेनेंस करती है, लेकिन फिर भी कई कबार क्या होता है कि ऐसी स्थिति आ जाती है, वित्तीय खराब स्थिति आ सकती है, किसी देश की अर्थव्यवस्था ऊपर नीचे हो सकती है, तब ये भाई साहब गवर्नमेंट है हमारे यहाँ इंटरफेयर करती है कि भाई आप ऐसा कीजिए, ये चीज ऐसे कीजिए, ये चीज ऐसे कीजिए, तो महंगाई बढ़ गई है, तो फिर दिशा निर्देश दे सकती है। स्वायत्त संस्था है, वो अपने हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन परिस्थिति ऐसी आएगी कि भाई अनफॉर्चुनेट कोई कंडीशन आ गई है, तब गवर्नमेंट आके इंटरफेयर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। मतलब दिल्ली दिनचर्या में गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, इसलिए हम लोग स्वायत्त संस्था के रूप में जानते हैं, लेकिन कभी कभी आवश्यकता हुई तो हमारी गवर्नमेंट है एक तरीके से कह देती है कि भाई आप थोड़ा इन सब चीजों का ध्यान दो, मतलब वो इंटरफेयर नहीं कर रही वहां पर भी, वहां आके कह रहे हैं कि भाई ये चीजें ठीक नहीं हो रही है, क्यों ना इसको जल्दी ठीक करो या इस तरीके से ठीक करो। होता है ना कभी कभी हड़बड़ी जैसी सिचुएशन हो जाती है, या कोई एकदम अनकंडीशनल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो उस समय ये सारी चीजें फेस करनी होती है। ठीक है, चलिए ध्यान से चीजों को अभी देखो, याद करने की कोशिश मत करो आप लोग, पहली बार में कभी याद करने की कोशिश मत करो, दूसरी बार में याद करने की कोशिश करो, तीसरी बार में करो। पहली बार में सब कुछ नहीं जा सकता दिमाग में, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी चीज को याद करने के लिए कम से कम 5, 7, 8 बार अच्छे से पढ़ते हो ना, तब जाके वो 80-90% दिमाग में जावे।
सामने वाला भले ही आपको अच्छा पढ़ाए, कम पढ़ाए, बुरा पढ़ाए, वो बाद की बात है, लेकिन आप वापस उसको कितने टाइम रिवाइज कर रहे हो वो मैटर करेगा। तो इसलिए वो भी शेड्यूल अपना बना के रखना, वो मैं बीच में आपको बता दूंगा। चलिए फिर आगे देखिए, स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई है। और किस अधिनियम के? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में। ये बेसिक चीजें हैं। आरपीएससी में ऐसे सवाल बेसिक है, मैंने पहले ही कहा है कि 5 से 7 क्वेश्चन मुश्किल से बनते हैं, लेकिन अच्छे सवाल उड़ा जाते हो आप लोग, क्योंकि अपन पढ़ते नहीं है इसको ढंग से। अपन क्या पढ़ते हैं, या तो कह देते हैं कि करंट से आएगा। अरे करंट का ही बेसिक है। जब मैंने आपको इकोनॉमी सर्वे पढ़ाया तो हम लोग जीडीपी पढ़ रहे थे। क्या जीडीपी करंट का है क्या? जीडीपी की परिभाषा तो करंट की है नहीं, वो तो बेसिक है। लेकिन जीडीपी के लेटेस्ट आंकड़े जो आपने स्थिर मूल्य पर देखा, आप लोगों ने प्रचलित मूल्य पर देखा, वो बदले, वो परिवर्तन हुए, बाकी थोड़ी हुआ कुछ। क्या हुआ? देखो कि मैं आपको जितना कहता हूं ना, मैंने हर एग्जाम में मैंने आपको खुल के कहा है, ऑन कैमरा भी कहता हूं कि भाई एटलीस्ट जितना मैं आपको बता रहा हूं ना उतना भी कर लेते हो, आपके 90 से 100%। इस सीटी में तो 100% तक चला गया। जो मैंने आपको पढ़ा है 100 का 100। मेरे को चारों शिफ्ट में एक भी ऐसा सवाल नहीं लगा कि भाई आपको पढ़ा है नहीं हो। चारों शिफ्ट में आपके 100 में से 100 आ गए। वो भी हम लोगों ने 40-45 दिन क्लास ली थी, वो भी दौड़ते भागते। तो मतलब आपको विश्वास दिखाना होगा। जब आप काम करना शुरू कर देते हो तो फिर आपके पास ऑप्शन सस्पेंस का मत रखो, कभी भी मत रखो। इस आरएस बैच के लिए भी मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, जो मैं सब्जेक्ट आपको टारगेट कर रहा हूँ या मैनेजमेंट बाकी फैकल्टियों के थ्रू करवा रहा है आपको, मैं आरएस बैच के बाद देखो ये चीजें मुझे पता है कि भाई 90-100% तो मिलनी, क्योंकि मैं उसी प्रकार से आपको बता रहा हूँ चीजें, ये कंप्लीट फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, तो फिर जाएगी कहाँ से? मैंने आरबीआई को पूरा पढ़ा दिया, तब आरबीआई से आएगा कहाँ सवाल? वो ज्यादा से ज्यादा घुमाएगा, इधर उधर करेगा, तो आप तैयार हो, तो वो चीजें अलग है। लेकिन आप पहले से पूरा तैयार रहो। मैं चाहता हूँ आप आरएस में कुछ अच्छा करो, मेरे दिमाग में इस एग्जाम के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की स्थापना करने की सिफारिश किसने की? यदि आपको पूछा जाए, यंग हिल्टन कमीशन ने। इतना ही ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1945 को। किस अधिनियम एक्ट बनाया था? 1934 अधिनियम। यदि आपको पूछा जाए किसने सिफारिश की, पूछा जाता है ये यंग हिल्टन कमीशन ने। और 1926 में एक तरीके से ये देखो, यंग हिल्टन कमीशन बनाया कब था? 1926 में। ये याद नहीं रखो तो चल जाएगा। अभी तक ये चीज पूछ ही नहीं गई है, लेकिन हमेशा तैयार रहना है कि भाई जो चीज पूछ ही नहीं गई और क्या पता इस बार पूछ ले। भाई अपन ये प्रिडिक्ट तो कर ही सकते हैं ना, मिट्टियों से रिलेटेड अब उसके दूसरे वैज्ञानिक नाम आ जाते हैं, इंग्लिश नाम आजकल पूछने शुरू कर दिए, तो अपन पहले से पूरा छोड़ ही जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाई ऐसा तो है नहीं ना कि जो चीजें नहीं पूछी और आगे की संभावना खत्म हो रही है। मतलब जो चीजें जहां से नहीं है ये वहां से संभावनाएं जनरेट हो रही है कि इस बार वाला पेपर वाला भी सोचेगा जहां से मैंने नहीं दिया क्यों नहीं इस बार दूं वहां से, नहीं तो पेपर रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए वो हमेशा आप आगे की सोचो एग्जामिनर का। चलिए फिर आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मुख्यालय है। प्रारंभ में तो इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में। लेकिन 1947 में आरबीआई का मुख्यालय स्थायी रूप से कहाँ है? अच्छा सॉरी 37, और मुंबई में स्थानांतरित कर दिया। और वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। तो शुरुआत में कोलकाता था और अभी वर्तमान में पूछ ले कि भाई आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, सीधे सीधे भाई यंग हिल्टन कमीशन था, उसकी सिफारिश पर 1934 में 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई 1934 अधिनियम के माध्यम से। बस इतना ध्यान रखना। थोड़ा बहुत जानना चाहते हो तो 1926 का आप लोग देख लेना। ठीक है, चलिए अध्यक्ष की या गवर्नर की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके अध्यक्ष को गवर्नर के, आरबीआई का गवर्नर कौन है ये पूछा जाता है। पहला गवर्नर कौन था, या वर्तमान एटलीस्ट कौन था, या कौन सा वे नंबर का था, ये चीजें पूछी जाती हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अपडेट हो तो कर लेना, अभी तो नहीं अपडेट। ठीक है ना, श्री शक्तिकांत दास इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। फिर अगर बात करें शक्तिकांत कौन से नंबर के हैं, तो ये 25वें गवर्नर है। ये दोनों अच्छे से रट लेना, ये करंट ओरिएंटेड आंकड़े। ठीक है, इसके अलावा इसके प्रमुख को किस नाम से, या इसको गवर्नर के रूप में जाना जाता है। मतलब इसके अध्यक्ष को, आरबीआई के अध्यक्ष को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गवर्नर के रूप में। यही तो ना आरबीआई गवर्नर कौन बना? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, याद रख लेना। फिर देखो इसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, ये अच्छे से याद कर लेना, भारत सरकार के द्वारा की जा रही है।
देखो हाईलाइटेड में जो चीजें, देखो ये सवाल है, ये सवाल नहीं है, यही आपके इसी फॉर्मेट में सवाल है कि भाई वर्तमान में कौन है श्री शक्तिकांत दास। पूछा जाए 25वें कौन है, 25वें शक्तिकांत दास बने थे। अगर आपको पूछे जाए कि भाई इसके अध्यक्ष को किस नाम से जानते हैं, गवर्नर, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, भारत सरकार। अरे भाई कहां से बाहर आएगा सवाल फिर? इतनी 100% एक्यूरेसी से अपना काम हो रहा है, फिर सवाल आएगा कहां से बाहर? आप कंप्लीट पढ़ रहे हो, बेहतर तरीके से पढ़ रहे हो, इधर उधर की किताबें के कुछ भी आवश्यकता नहीं है। इस जो ये नोट्स है इस इकोनॉमी का आपको मिलने के बाद आपको किसी भी प्रकार की किताब नहीं खोलनी है। नियम बना लेना बेसिक का, तो इस जन्म में नहीं खोलो, क्योंकि बेसिक कभी नहीं बदलता। भाई ज्यादा से ज्यादा शक्तिकांत से दास की जगह रमाकांत आएगा, और कौन होगा? इससे तो कोई ज्यादा कुछ बदलने वाला है नहीं, कोई व्यक्ति विशेष दूसरा आएगा तो वो इसको अपडेट कर लूंगा। बाकी इसमें क्या होगा, 25 की जगह 26 है, 26 की जगह 27 है, वो आप करंट में अपडेट वैसे करना है आपको। इसलिए स्थायी सोर्स करो, अब वो आगे डालो। अब आपको पास वो समय नहीं है कि आप 6-6 महीने में सोर्स बदल रहे हो, अब ये पढ़ा है तो वो पढ़ लिया, अब ये पढ़ा है वो पढ़ लिया। नहीं, अपना सोर्स स्थायी करना पड़ेगा आपको। सोर्स जब तक स्थायी नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं आप लोगों को, ये ध्यान रखना। इसलिए इस बैच में जो चीजें हो रही है ना, इसे आप 100% लेके भी चल जाओगे तो भी आपके काम हो जाएंगे। आप 100% अपना सोर्स लेके, अब देख अपने आप में कंप्लीट क्या होता है कंपटीशन में, होता है क्या? देखो कंपटीशन में कंप्लीट कभी नहीं होता है। आप अपना देख लो कि भाई हाँ मुझे इस स्तर तक जाना है, बस पहले मैं इस स्तर तक चला जाऊं, फिर अगर मुझे जब समय मिलेगा तो मैं इधर उधर हाथ पैर मारूं, नहीं तो कहाँ हो सकता है भाई? जहाँ सामने इजीली आपका काम हो रहा है, इधर उधर दुनिया भर की किताबों के लिए। देखो आप जैसे ही कोई बैच के लिए जाते हो तो एनसीईआरटी बोल देते हैं, बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो आरपीएस, आरएस और आईएएस एग्जाम के लिए। कल ही मेरे स्टूडेंट आई सो के सर ना मेरे को लगता है कि एनसीईआरटी शुरू करनी चाहिए शाम को 7:30 बजे। तो मैंने कहा एनसीईआरटी शुरू करनी चाहिए, मैं क्या ऐसा क्या है? उसने कहा मैं आपका ऑनलाइन भी ज्वाइन करूँगा एनसीईआरटी। फिर मैंने कहा दोनों में से ये करना, आप ऑनलाइन जुड़ने के बाद मत करना एनसीईआरटी, क्यों फालतू वेस्ट करोगे समय। एनसीईआरटी उनके लिए है जो बिल्कुल भी निल बटे निल पर है, समझ रहे हो ना? अरे भाई तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो फिर एनसीईआरटी में आने की कहाँ आवश्यकता है? समय बदल चुका है। आप 6 to 12 एनसीईआरटी मैंने भी पढ़ी थी, मेरा बैकग्राउंड साइंस का होते हुए भी मैंने एनसीईआरटी में देखा, फिर सारी चीजें ऑब्जर्व की, तो मुझे इतना पता चला कि एनसीईआरटी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा जियोग्राफी में जा रहे हो, आपको लगे कोई रिलेवेंट नहीं है तो सेकेंडरी एनसीईआरटी जाओ, प्राइमरी वाला छोड़ दो। भाई टीचर अपना काम कंप्लीट कर रहा है तो तुम लोग क्या उखाड़ लोगे? भाई तुम लोगों का समय बचाने के लिए हमारा काम है, तो फिर तुम लोग समय वेस्ट करने की तैयारी क्यों करते हो? आपको पता है एनसीईआरटी में कितनी रिलेवेंट है, कौन सी रिलेवेंट नहीं, आप कैसे ढूंढोगे? क्या आप पहली बार पढ़ने से ढूंढ लोगे कौन सा पढ़ना है एग्जाम के लिए, कौन सा नहीं है? क्या आपने उस एग्जाम का एनालिसिस किया है जो आप दे रहे हो? तो फिर एनसीईआरटी में सीधे जाके क्या करोगे? जाओ लेकिन अपनी रणनीति के साथ जाओ, बजाय कि किसी ने कह दिया कि अच्छा किसी टॉपर ने कहा कि एनसीईआरटी पढ़नी है। अरे भाई उसको पूछो तो सर एनसीईआरटी क्यों पढ़नी है, क्या मेरा उस स्तर का स्तर है या नहीं है, क्या मुझे मेरे पास समय है उस स्तर का? आजकल अच्छे कंटेंट मिलने शुरू हो चुके हैं। मैं इतना स्पष्ट होकर इसके लिए कह रहा हूँ कि इकोनॉमी ये पढ़ने के बाद भले आईएएस एग्जाम में बैठ जाना, आपका काम हो जाएगा। मैं बता दूंगा आपका आईएएस भी आगे एग्जाम है, कोई टेंशन मत लो। वो जून में आईएएस का एग्जाम भी है, फरवरी में आरएस का एग्जाम है। बड़े एग्जाम को मैं टारगेट करने के लिए बेहतर रखता हूँ, छोटे एग्जाम तो वैसे हो ही रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आपको पूछा जाए आरबीआई, एक मिनट, ये हो गया भारत सरकार इसकी नियुक्ति को, ये सीधा सवाल। वर्तमान में शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के हैं, इसे गवर्नर के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार इसकी नियुक्ति करती है और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इतना ही है, तो फिर अब इससे बाहर वो क्या पूछेगा? उसकी इच्छा होगी तो वो क्या खुद से बना के थोड़ी पूछेगा? अरे उसको एग्जाम लेना है, उसको इतना समय नहीं है कि भाई आप वो खिचड़ी बनाए, वो ज्यादा से ज्यादा घुमाएगा, आप आराम से कर लोगे। अब पूछा जाए आरबीआई के कार्य, क्या कार्य है? मुद्रा का निर्गमन और 2 रुपए और 2 रुपए के ऊपर के नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, और बाकी 1 रुपए का नोट और सिक्के भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसने साफ साफ कह दिया कि भाई 2 रुपए हैं, इससे ऊपर का मैटर तो कौन करेगा? आरबीआई। और भारत सरकार इंटरफेयर करेगी, वित्त मंत्रालय, वो कहां पर? 1 रुपए का नोट और जो सिक्के हैं। तो दोनों ध्यान रखना, 2 रुपए फिक्स कर लो कि 2 रुपए का काम कौन करेगा? रिजर्व बैंक करेगा, और 2 रुपए से कम का काम हो भारत सरकार। मतलब भारत सरकार भी शब्द यूज ना करके वित्त मंत्रालय भी यूज कर लेना तो भी सही है,
क्यों? दोनों ही एक तरीके से सूझबूझ आपसी दिशा निर्देश के अनुसार इसका निर्धारण करते हैं। ये भी सवाल है कि भाई 2 रुपए से अधिक के नोटों का निर्धारण या निर्गमन कौन कर रहा है? आरबीआई। और 2 रुपए से कम मतलब कि 1 रुपए या उसके जो सिक्के 1-1 रुपए के वो आरबीआई। तो अब इस हाथ में आप 2-3 बार लेके देख लेना, भूल जाओगे। मतलब आपके ये भूल जाओगे। जब आपके सिक्के तो आपके पास होते ही है और नोट भी होते रहते हैं, तो उसको एक बार मेंटली ऑब्जर्व कर लेना, फिर लाइफ में कभी भूलोगे ही नहीं। सिर्फ सामने नोट रखेगा, अच्छा ये आरबीआई ने करना है और ये वो करना है, तो भी काम हो जाएगा, आप फिर कभी नहीं भूलोगे आप। तो दिमाग में 2 रुपए से ऊपर आरबीआई और 1 रुपए का सिक्का या 1 रुपए 2 रुपए के अंडर के जो भी हो, एक ही बचता है डैड, तो अब कैसे बोलने सरा वो चीज इसके हाँ कैसे? नहीं वो तो देखो गवर्नर बदलते हैं, उसके जो आगे है ना मार के देखो भाई, पैसा तो अब आपके पास 10 साल पुराना भी चलता रहता है। तो आप लोग देखेंगे किसी पर शक्तिकांत लिखा होगा, लेटेस्ट नोट होंगे, और पुराने जो होंगे उसमें आप रघुनाथ नाम से मिलेंगे, ठीक है ना। तो वो एक अलग चीज है। कारण क्या है कि मार्केट में जब पैसा आ जाता है तो पैसा क्या है कि घूमता रहता है। भाई आपने मुझे दिए, मैंने किसी और को दिए, वो पैसा मार्केट में घूमेगा, जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा वो घूमता रहेगा। भाई कौन पैसे फाड़ेगा बैठे बैठे? भाई 2 ही कंडीशन हो सकती है, अपने पैसे कौन फाड़ेगा? वो तो भाई आपने 2 साल से सेविंग कर। बैंक में क्या करते हैं, उसको बैंकिंग वाले करते हैं चेंज, बैंक वाले कर लेते हैं। बैंक वालों के पास तो भाई दिशा निर्देश दिए कि भाई आगे से ये नोट क्या 200 करोड़ तो मुझे जैसे सेव रखने पड़ेंगे अपने पास, तो ऐसा करता हूँ कि ये 200 करोड़ रुपए वाले वो हटा दो। भाई आरबीआई के लिए तो कागज है, मैं फिर कह रहा हूँ आरबीआई के लिए तो कागज है कि भाई कोई नहीं, अभी मैं जगह बताऊंगा वहां छपाई चल रही है, चक्कर काट लेना, आगे मैं बताऊंगा सिक्के कहाँ ढलाई हो रहे हैं और छपाई कहाँ हो रही है, वो मैं आगे 4 स्थानों के नाम बताऊंगा आगे। तो पहले से फिक्स कर लेना, पैसों की आवश्यकता हो तो थैला लेके चले जाना। देखो आरबीआई के लिए कागज है ये, मैं फिर कह रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, उनको पता है कि ऐसा करता हूँ बैंक में जो पैसे आ रखे हैं उसको तो मैं वापस ले लूँ पुराने गवर्नर के और नए गवर्नर के साइन वाले दे दूँ, उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं वो। लेकिन मार्केट में जो घूमते रहते हैं बैंक तक पहुंचते नहीं है, तो फिर वो आपको दिखेंगे भाई अभी तक शक्तिकांत का कार्यकाल खत्म होने वाला है लेकिन इसका एक भी नोट नहीं आया मेरे पास। होगा, बिल्कुल होगा, देख लेना। क्यों? क्योंकि आप इतना फेरबदल होता ही नहीं आपके पैसों का, तो फिर आपके पास जो है या किसी ने दिए बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं वहां, तो फिर भी मिल जाएंगे शक्तिकांत आपके, नहीं तो नहीं मिलेंगे। चलिए तो ध्यान रखना 2 रुपए अधिक आरबीआई और भारत सरकार या वित्त मंत्रालय 1 रुपए नोट या सिक्के आपके होंगे। एक सेकेंड, ये पीपीटी इधर उधर हुई है इन्होंने, तो एक बार के लिए मैं इसको आप होल्ड रखो, इसको मैं अपने थोड़े ब्रेक आएगा ना इसको करेक्ट करूंगा। पीपीटी कट हो गई बीच में, शायद सेट करने के दौरान कट हुई है, तो वो मैं हाँ ये पेज कट हुआ है आपका, ठीक है, अभी उसको अपडेट कर लेंगे, वो टेंशन मतलब। फिलहाल के लिए आप कंटिन्यू, वो स्थान ही है, मैंने अभी बात की थी ना आप लोगों के लिए मेरा भरोसा नहीं है आरबीआई को, इसलिए जगह नहीं बता रहे, थोड़ी देर बाद में बताएंगे। चलिए अब देखो, मुद्रा जारी करने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था अपनाई गई है आरबीआई के द्वारा। भाई पैसा जारी करना है, क्या प्रोसेस है या क्या नियम है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप मुझे अगली क्लास में बता देना, वैसे आज पूरे दिन आपको माथे खाना है मुझे। स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था मतलब कि स्वर्ण आरक्षित व्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक को जितनी मुद्रा छापनी होती है उतनी सोना रिजर्व में रखना पड़ता है। देखो भाई छाप तो रहा है ठीक है, लेकिन वापिस गोल्ड भी रिजर्व रखना पड़ता है। क्यों? गोल्ड के उतार चढ़ाव भारी पड़ जाते हैं। गोल्ड क्या करता है कि वर्तमान जो महंगाई और सस्ते है उसको मेंटेन रखने में मदद करेगा। देखो नोट तो महंगे सस्ते तो होंगे नहीं, 100 रुपए का मेरे पास नोट है तो वो 100 की वैल्यू रहेगी। यदि मान के चलिए गोल्ड है मेरे पास और मैंने आज 17,000 में मान लो खरीद लिया है, और आज मेरे पास 17,000 के, और आज से 5 साल बाद में तो फिर मान के चलो 80,000 हुआ, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई ना। तो इसलिए क्या भाई आपको सोना भी रखना होगा उतना कि कल को ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थिति आ गई तो आप नोट तो सेम ही रहोगे। आप 500 रुपए का नोट मान के चलिए आपके पास है तो वो 500 का ही रहेगा, उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी 5 साल बाद में, लेकिन गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो हमेशा चीज अपने पास रखेगा जिसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो वो भाई गोल्ड रखेगा तो उसको भी पैसे घुमाने में आसानी होगी ना, नहीं तो क्या होगा, छापने पड़ेंगे। भाई पैसे छापने से क्या होगा, लॉस ही तो होगा। पूछो क्या,
मार्केट में जितना ज्यादा पैसा रहेगा तो आपको इन्फ्लेशन ज्यादा मिलेगा। ये मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई में कुछ बातें बताई थी। बाकी आपको इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को आगे पूरा चैप्टर है तो उसको बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। महंगाई किस प्रकार इफेक्ट कर रही है, किस प्रकार नहीं कर रही है। फिलहाल आपको इतना ही ध्यान रखना है कि भाई आरबीआई जितनी मुद्रा छापती है या छापनी होती है उतना उसके पास गोल्ड होना चाहिए। कि भाई मैं 200 करोड़ छाप रहा हूँ तो 200 करोड़ का उसके पास उस टाइम गोल्ड रखना अनिवार्य है। देखो अर्थव्यवस्था, जब देखो आजकल आप बैंकों को देखते हो, वो आजकल डिस्ट्रॉय क्यों हो रहे हैं? कुछ बैंक दिवाले घोषित हो रहे हैं बैंक। कुछ बैंक देखते हो आप लोग क्यों हो रहे हैं? उसके पास ऑप्शन नहीं रखते वो लोग, फिर वो पैसा डूबता है, फिर ग्राहकों के पैसे डूबते हैं। क्या होता है? अपने पास एक बेस रेट जिससे बोलते हैं आधार स्तर का आपके पास अमाउंट रखना होगा। कल को कुछ भी डिमोनेटाइजेशन की सिचुएशन हो जाती है तो फिर काम क्या आएगा? गोल्ड काम आएगा। ये फिर लास्ट में ये गोल्ड काम आएगा। तो इससे क्या होगा? आरबीआई की स्थिति खराब नहीं होगी। वही बात है, आप सेविंग करके रखोगे तो आपके खराब टाइम में काम आएंगे। तो ये खराब टाइम को टारगेट करके वे रख रहे हैं, ना कि अच्छे टाइम का। अच्छा तो टाइम है तभी तो इतना रख पा रहे हैं, और आने वाले खराब टाइम के लिए आपकी सेविंग और ये गोल्ड रखना, ये दोनों एक तरीके से वो आरबीआई के लिए काम कर रहा है और बाकी है जो कि आपके लिए कर रहा है। फिर आगे देखो, अनुपातिक आरक्षित व्यवस्था क्या होता है कि इसमें होता है भारतीय रिजर्व बैंक को जितनी मुद्रा छापनी होती है उसका 40% सोना को जरूर है। भाई पहले मैं तो कह दिया कि स्वर्ण आरक्षित है, भाई आपको जितनी मुद्रा छापनी है उतना मेरे पास सोना रख लो। दूसरे में कह रहे हैं कि आप छाप लो भले, लेकिन 40% सोना रखो। जो मैंने अनुपात कहा है कि भाई कम से कम 100 की तुलना में 40% आपके पास गोल्ड होना चाहिए। तो दिमाग में इतना रखो कि भाई हाँ ये 100 चलो भाई, एक आप या रुपया लिख लो, मुद्रा लिख लो, यहाँ पर गोल्ड लिख लो। फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 100 लिखो, ये 40 लिखो। फिर ये कह रहे हैं कि चलो ये मुद्रा हो गई आपकी और ये आपका गोल्ड हो गया। ये अनुपात, मतलब इसने कहा कि भाई ये अनुपात के आधार पर 100 आपने अगर मान लो मुद्रा लिया है तो उसका 40 है लगभग आपको गोल्ड रखना होगा। भाई आप ऐसा मान लो 100 करोड़ है, ये 40 करोड़ का सोना बस है। भाई बड़े आंकड़े रखो, रिजर्व बैंक है तो 100-200 रुपया अच्छा नहीं लगता, बेइज्जती होती है। चलिए तो 100 का तो हो गया स्वर्ण आरक्षित, और अनुपात में हो गया 100 और 40, मतलब 100 मुद्राएं छाप रहे हो तो 40 मुद्राएं आपकी गोल्ड की होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रख लो। चलिए फिर आगे क्या कह रहा है? न्यूनतम क्या कह रहा है? तो न्यूनतम कह रहा है कि न्यूनतम व्यवस्था को 1956 में अपनाया और इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक को न्यूनतम 200 करोड़ रिजर्व रखना होगा। तो इसने कह दिया कि भाई इतना तो आपके पास पैसा होना चाहिए। कल को कुछ बैंक, भाई देखो ये कैसे काम करता है, ये बहुत शानदार लॉजिक है। आगे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल बोरिंग नहीं है ये चीजें। लेकिन कब? जब आप इसको ध्यान से सुनोगे कि भाई आज ये 200 करोड़ अपने पास रख रहा है, भाई कल को मार्केट में पैसों की जरूरत हो गई तो फिर देने वाला आरबीआई है। आपको ध्यान रखना, ये जितने भी आपके कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट गवर्नमेंट, जो भी रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत आते हैं आरबीआई के, इन सबको पैसा देने का काम सारे आरबीआई का है। किसी पर वो ब्याज लेता है, किस पर नहीं लेता है, आगे पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आपको मैं स्पष्ट करवा दूंगा। इसलिए बढ़िया तरीके से संडे टू संडे भी आपका सिलेबस आराम से होने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं कि जितने बाकी वालों का सिलेबस नहीं होगा उससे पहले इस इकोनॉमी का होगा आपका सिलेबस, सिर्फ एक दिन लेके भी क्लास, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ज्यादा झंझट नहीं है आपका। एक बार के लिए शांति से, बाकी शांति से 1-2 बार ऑनलाइन देख लेना, बस बहुत है। फिर कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और बाकी क्लास के दौरान कुछ लगे तो आप तुरंत मुझे पूछ लेना रोक के। तो अब आपको 200 करोड़ का मतलब दूसरे बैंकों को जो अमाउंट देना होगा, कल को कैसी स्थिति हो। देखो भाई आज आप मार्केट में चलिए कि काम कैसे करते हैं कि ये आपका आरबीआई है, ये आपके बैंक है, ठीक है, और वापस ये आरबीआई के लिए, मतलब अगर एक कंडीशन ऐसी है कि आरबीआई पैसा दे रहा है बैंक को, एक कंडीशन ऐसी है एक बैंक होता है आरबीआई को पैसा दे रहा है, 2 कंडीशन जनरेट होती है। भाई आपने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट तो नाम सुना ही होगा। तो ये वो इस पर मतलब आरबीआई को बैंक को अगर पैसे देने हैं तो आरबीआई इससे कुछ लेगा, भाई कागज तो लेगा ना, डॉक्यूमेंट्स मांगता है। क्या ऐसा करिए, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए ताकि मैं उस पर ब्याज जितना भी मेरा है अपन आप लेऊंगा एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। और मान लो कभी कभी क्या होता है कि आरबीआई कागज देके इनसे पैसे ले लेता है। कब? जब मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है। जब आप लिक्विडिटी, तरलता की बात करते हो ना, मार्केट में जितना ज्यादा पैसा होगा तो वो खींच लेगा। आरबीआई का इतना ज्यादा पैसा ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ा रहा है, तो वो क्या करेगा, बैंकों को बोलेगा कि ऐसा करिए आप अपना कोलेटरल लीजिए, ठीक है, आप मुझे पैसे दे दो,
तो वो पैसे आ गए यहाँ पर, तो बैंक क्या करते, बैंक लोगों के पैसे तो लेके आ रही है, तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है उसको डाउन करेगी ताकि महंगाई है उसको नियंत्रित किया जा सके। ये पूरा चैप्टर है एक महंगाई नाम से, मुद्रास्फीति नाम से, वो पूरा मॉनेटरी पॉलिसी को मेंटेनेंस के लिए वहां पर मैं आपको रिवर्स रेपो रेट MSF वो सारा कुछ बताऊंगा वहां पर। फिलहाल आपको इतने ध्यान रखना है, 3 कंडीशन 100/100 और 100/40 और 200 करोड़, तो ये तीनों का स्पष्टीकरण हो जाएगा आप। चलिए, जिसमें 115 करोड़ रुपए का सोना और 85 करोड़ रुपए की अन्य परिसंपत्तियां, कि भाई इसने कहा भाई चलो ठीक है आप 200 रख रहे हो, अब इसमें भी उसने कहा कि सोने का छोड़ेंगे नहीं हम लोग पीछा, तो उसको गोल्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, 200 में से 115 करोड़ गोल्ड रखना होगा। पहली कंडीशन में तो दोनों था कि भाई चलो 100 ये है तो दूसरा 100, मतलब 100 मुद्राएं हैं, 100 करोड़ अमाउंट है तो आपको 100 करोड़ का क्या रखना होगा, गोल्ड। दूसरे में 140 और तीसरे में 200 है, तो 200 में उसने कहा है कि भाई 115 करोड़ तो क्या चाहिए, गोल्ड, और बाकी 85 करोड़ क्या चाहिए, तो चारों तीन अनुपात क्लियर हो गए। देखो पहले को तो 200 बरोबर कर लो याद करने के लिए कि भाई मैं 200 करोड़ मेरे पास पैसे होंगे तो 200 करोड़ रुपए का सोना होना चाहिए। दूसरी कंडीशन में कहा है कि भाई 100 करोड़, मतलब मान के चलो 200 करोड़ ही है, उसका 40% मान के चलो, या 100 करोड़ मानो तो 100 का 40% या 100 की तुलना में आप 40 करोड़ मान के चलो सोना होना चाहिए। तीसरी कंडीशन में कहा है कि भाई 200 करोड़ रिजर्व तो रखना होगा, लेकिन इसमें 115 करोड़ का आपके पास गोल्ड होना चाहिए और 35 करोड़ का क्या होना चाहिए, सॉरी 85 करोड़ है, जो 85 करोड़ है आपके पास मुद्राएं होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए। क्या हुआ, नहीं प्रॉपर्टी की कहां बात हो रही है भाई, 85 करोड़ की अन्य परिसंपत्ति। हाँ, इसमें आप ये ध्यान रख सकते हो कि भाई चलो मान लो आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन जो बैंक कागज होते हैं ना भाई, आपकी जमीन के जो कागज होते हैं वो वैल्यूएशन उसको काउंट करते हैं यहाँ पर। हाँ वो तो देखो डीएलसी अब गवर्नमेंट का प्रोसेस है, उसी के हिसाब से होती है। भाई आप मान के चलो आपके मकान की जो वैल्यू है वो 50 लाख है, तो 50 लाख वो मकान के कागज अपने पास रखेगा। देखो ये काम होता है बैंक से संबंधित है, यहाँ कस्टमर की बात नहीं हो रही है। बैंक के पास जो भी कोलेटर कागज होते हैं अपने, उसकी वैल्यूएशन जनरेट होती है, वो जनरेट होती है कस्टमर से। हाँ कैसे, कोई भी बैंक कैसे खुलेगा, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या बताए पिछली क्लास में, बैंक खोलेगा कैसे। तो बैंक के लिए 1000 करोड़ अमाउंट फिक्स कर दिया है कि भाई आपको एक अच्छा बैंक है या कोई राष्ट्रीयकृत बैंक घोषित कर रहे हो तो आपको 1000 करोड़ रुपए चाहिए, तो भाई वो 1000 करोड़ रुपए वो क्या कैसे क्या लेकर आया, उसने तो फिर एक अनुभवी था उसके बाद 10-12 साल का, तो फिर उसने एक ब्रांच खोल दी। भाई उसके पास 1000 करोड़ रुपए तो होने चाहिए ना, तो वो 1000 करोड़ रुपए आप क्या सोच रहे हो, वो कैश के रूप में नहीं, वो कागज के रूप में। मोस्टली उसका जो 1000 करोड़ रुपए है वो आपकी वैल्यूएशन, आप जैसे मकान का कोई चीज गिरवी रखते हो तो आपको उसके बदले में पैसे मिल गए, अब वो कागज की वैल्यू है वो मान लो 50 लाख है, ये 50 लाख पैसे नहीं है, ये कागज है। इस कागज को इसमें काउंट किया इसने कि भाई आपने 85 करोड़ लिए हैं, लेकिन अन्य परिसंपत्तियां, मतलब आपने जो कागज जमा करवाए हैं उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू और उसके पैसे दोनों का इक्वल माना गया कि या तो आप 85 करोड़ की बात करो या 85 करोड़ की परिसंपत्तियां बात करो, कागज बात करो कि हाँ मेरे पास जो कागज है वो मैंने 85 करोड़ रुपए, एरिया क्षेत्र की बात कर सकते हो, जगह की बात कर सकते हो, उसकी वैल्यू है। क्लियर है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यह वैध मुद्रा होती है जिसका अर्थ होता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार करने मना नहीं कर सकता। मतलब ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो आरबीआई के द्वारा मुद्रा, जैसे आपके पास 100 रुपए का नोट है, अब आप इसको मना कर सकते हो क्या, वैसे नहीं कर सकते। देखो वैसे आपके स्वार्थ के हिसाब की बात नहीं कर रहा हूं कि भाई हाँ ऐसे 100 रुपए के लिए कौन मना करे। इस 100 रुपए का मना करने का मतलब ये है कि भाई आप लेने से मना नहीं कर सकते हो। आप यदि दुकानदार हो, आप कह दो भाई हाँ ये नोट नहीं चलाऊंगा मैं, परमिशन नहीं, आप शिकायत कर सकते हो। ये आरबीआई द्वारा जारी नोट है, आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड संस्था के रूल्स रेगुलेशन के तहत एक तरीके से ये जारी किया जाता है। बाकी नकली आते हैं, आप उसके लिए मना कर सकते हो, आप कर सकते हो ना।
भाई ऐसे मना नहीं कर सकते, तो वहाँ ऊपर लिखा होता बच्चों के बैंक नाम से, वो बहुत सारे नकली नोट आते 10 रुपए के, आपको 50,000 रुपए मिल जाएंगे। तो फिर उसमें उसमें क्या डिफरेंस है? आरबीआई कहता है कि भाई मैंने, मतलब शक्तिकांत दास ने, उसने कहा कि भाई मैंने जो साइन करके जो आपको नोट दिए हैं, या मैंने जो आपको एक फॉर्मेट दिया है, उसको आप मना नहीं कर सकते लेने में। आप बच्चों का बैंक मना करो या आपकी जो इच्छा है, लेकिन आप इसके लिए मना नहीं कर सकते। तो ये अनिवार्यता दर्शाता है कि भाई स्वीकार करना क्या है, मना नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये भारतीय किसी भी देश की एक करेंसी की तरह काम करता है, और हर देश की एक अपनी अपनी करेंसी, एक फॉर्मेट होता है, सबका सेम थोड़ी होता है। भारत का जो नोट है वो क्या पाकिस्तान का सेम थोड़ी है? पाकिस्तान वाला के उनकी जो आरबीआई का प्रोसेस होता है वो अपने हिसाब से फॉर्मेट बनाते हैं, सब अपने धार्मिक चीजें ऐड करने की, कोई अपने व्यक्ति विशेष का ऐड करने की कोशिश करते हैं, वो एक अपने आप में स्वतंत्र है, वो कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, आरबीआई जो जारी जो नोट है वो उसी को जारी करते हैं। चलिए, कोई पीपीटी में देख लेना, वो पेज छूटा है तो वो मुझे बता देना, मैं ऐड कर दूंगा। इसके अलावा कुछ चीजें आपके पीपीटी में शायद पूरी है ना? पीपीटी में तो नहीं, आपके जो पीडीएफ में तो नहीं छूटा ना? हाँ तो बता देना, वो इसमें छूटा है तो वो मैं आपके क्लियर करवा देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी नाम तो सुने होगा, न्यूज में रहता है, करंट ओरिएंटेड है ये ज्यादा चीजें, लेकिन हम लोग बेसिक के साथ ही पढ़ेंगे। क्या होता है क्रिप्टो करेंसी? बिटकॉइन नाम सुने होगा आप लोगों ने? किस किसने पैसे लगाने की कोशिश की है? इंक्वायरी तो की होगी ना कि है क्या ये बिटकॉइन? कॉइन्स देखो एक अलग है, बिटकॉइन एक तरीके से इंटरनेशनल स्तर का एक तरीके से प्रोजेक्ट की तरह कार्य करता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एक प्रकार की क्या है, डिजिटल मुद्रा है। आप इसकी हार्ड कॉपी नहीं ले सकते आप, मतलब आपके पास जिस प्रकार नोट है वैसा नहीं है, ये ऑनलाइन है एक तरीके से, टोटली डिजिटली रूप से इसका यूटिलाइज किया जाता है और डिजिटल रूप ही इसके क्रिएट किया जाता है। देखो बनाना भी डिजिटल प्रोसेस है, इसका इस्तेमाल सिर्फ डिजिटली कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई आप ऐसा करते हो कि मैं क्रिप्टो करेंसी है मेरे पास ये रख लो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि एक प्रकार की क्या है, डिजिटल मुद्रा है। फिर क्या कह रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का जो प्रयोग है लेन देन और निवेश के लिए किया जा सकता है, मतलब बाकी सब प्रोसेस है एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है। बाकी आप नोट का ऐसे तो इस्तेमाल करते हो ना, भाई किसी जगह कोई चीज लेनी हो या किसी जगह आपको पैसा लगाना हो तो वो आप कर सकते हो, बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन ये सिर्फ डिजिटली मोड में होता है, ना कि आपके जो ऑफलाइन मोड में आप 100 रुपए का नोट लेके घूम रहे हो, 500 रुपए का नहीं। आप डिजिटल करेंसी को या क्रिप्टो करेंसी को इस प्रकार लेके नहीं चल सकते। आपके मोबाइल में जो हो सकती है, आपके सिस्टम में हो सकती है, उसका सिस्टम से सिस्टम में यूज किया जा सकता है, ना कि आपकी व्यवहारिक लाइफ में एक दूसरे के आप नॉर्मल मोड में, ऑफलाइन मोड में नहीं दे सकते इसको। फायदा तभी बात करेंगे उस पर भी, लेकिन आगे लाइन पढ़ लो। फायदे बता देखो, केंद्रीय बैंक के द्वारा नियमित संचालित नहीं किया जाता, यही फायदा है भाई, कोई फायदा नहीं है आपका। भाई केंद्रीय बैंक है, इसको अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में घोषित नहीं किया, तो ये ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार होते हो। क्या हुआ? किसने कहा? मना किया ना। देखो केंद्रीय बैंक के द्वारा नियमित, केंद्रीय बैंक तो एक ही है, पर आरबीआई तो है, ये तो केंद्रीय बैंक शब्द यूज कर रही है, आरबीआई अपना, तो आरबीआई ने इसका संचालित नहीं किया जाता है। तो ये अपना आप में एक फिक्स हो गया है कि आरबीआई जिस प्रकार अन्य नोट भारतीय मुद्राओं को एक उसका संचालन कर रहे हैं कि 2 रुपए के अधिक के, भैया 2 रुपए के अधिक है, सारे काम कौन कर रहे हैं? आरबीआई कर रहे हैं। और अपने 1 रुपए और 1 रुपए के जो सिक्के हैं वो काम कर रहा है अपनी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय कर रहा है, फिर 2 ही काम है। तो इस कैटेगरी में आपके ऑप्शन सवाल कैसे बन सकता है मैं बता दूं कि भाई आरबीआई से संबंधित है, ऑप्शन में दे देगा 2 रुपए से अधिक के नोट, 1 रुपए के नोट या सिक्के, क्रिप्टो करेंसी, फिर नीचे ऑप्शन में दे देगा 1 सही, 1 2 3 सही है, 2 3, फिर जाके आपके दिमाग में अगर क्रिप्टो करेंसी क्लियर है तो भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि डिजिटल मुद्रा का संचालन है आरबीआई नहीं कर रहा है, मतलब आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन में ये चीजें फिट नहीं बैठती। क्लियर हो गया? तो सवाल बनेगा जो मैंने अभी बोला है ना, वैसे ही सवाल बनेगा। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, बिटकॉइन आ गया, एक प्रकार का क्या है, क्रिप्टो करेंसी का रूप है, मतलब ये भी क्या है, क्रिप्टो करेंसी है। मतलब बिटकॉइन भेजने और प्राप्त करने के लिए बिटकॉइन का पता का प्रयोग किया जाता है और बिटकॉइन भेजने और प्रस्ताव करने की पहचान गुप्त रखी जाती है। ये एक तरीके से हेर फेर का अमाउंट करना हो
तो बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं। ये इंटरनेशनल स्तर पर होती है चीजें, ये भारत में मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर आप लोग गूगल पर जाके सर्च करोगे, अच्छा खासा जुगाड़ हो जाए, पैसा बहुत है इसमें। ये फिर कह रहा हूँ भाई, 2 नंबर के काम में पैसा कब नहीं है भाई, कोई भी 2 नंबर का काम है, पैसा है तो रिस्क भी बहुत है, ध्यान रखना। तो इसलिए सेफ खेलना। अगर इच्छा भी हो रही हो कि सर हम लोग बिटकॉइन के रास्ते पे जाना चाहते हैं, इसकी पूरी टर्म्स और कंडीशन पढ़ लेना। फिर लोगों पर भरोसा कैसे करोगे, फिर ये तो पूरा ऑनलाइन है। क्या हुआ भाई, इसकी प्राइस निर्धारित है जो कि समय के दौरान बदलती रहती है। मतलब एक कॉइन आपका जो बिटकॉइन है, ये इसकी प्राइस है, आप अलग अलग स्तर पर 15, 20, 25 जो भी समय के दौरान चेंजेज होती रहती है वो हो जाती है। लेकिन ये गुप्त पहचान वाली होती है, इसमें पता ही नहीं चलता है कि पैसा आ कहां से रहा है और भेज कौन रहा है। इसमें कुछ भी गवर्नमेंट को नहीं पता चलता, आपको पता है, इसमें गवर्नमेंट को भी पता नहीं चलता है। ये डार्क वेब की तरह काम भी करता है। किस किसने नाम सुना है डार्क वेब? क्यों भाई, विदेश से आए हो के? ये 3 साल से न्यूज में है, ये 3 साल से न्यूज में है ये डार्क वेब। कोई एक दिन की बात ही नहीं, शायद 4 साल हो गए होंगे। मैं इसको 2021 से सुन रहा हूं और बता भी रहा हूं। देखो, डार्क वेब एक प्रकार की वेबसाइट है। पहली बात तो इसका जो कार्य होता है ना, वो ओपन नहीं होता है। आप इसके बारे में सर्च भी कर लोगे ना, तो इसमें जानकारी स्टोर नहीं होती। जनरली तो क्या होता है कि आप गूगल पर गए, टिक 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 सर्च किया और आपकी सूचनाएं, आपने तो चलो अपना काम कर लिया, लेकिन आपने जो सर्च किया वो रिकॉर्ड है। कुछ भी सर्च किया होगा आपके सारे रिकॉर्ड है, लेकिन डार्क वेब में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। तो लोग क्या करते हैं, क्राइम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कि भाई रिकॉर्ड होगा ही नहीं। तो कितने खुश हो गए, बस आज ही हम लोग शुरू करेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। क्या हुआ, नींद क्यों आ रही है? पैसे नहीं मिल रहे इसका मतलब सिर्फ पैसों की बात कर रहा हूँ? सीरियस हो गए क्या? ये पैसे मिलेंगे नहीं आपको, सिर्फ पढ़ने होते हैं। अभी तो क्या पूरा दिन पढ़ा है, ठीक है ना। थोड़ा वो माहौल को मेंटेन रखने के लिए आपको रखना होगा मेंटली। भाई देखो, जैसी चीजें है मैं आपको एक्सप्लेन में कमी रखूंगा नहीं, और आपको एक्टिव आपके माइंड को रखना होगा। चलिए, बिटकॉइन के लिए ब्लॉकचेन टेक्निक का नाम तो सुने होगा। ब्लॉकचेन शब्द यूज हुआ है। मतलब एक प्रकार का ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें सारी चीजें गुप्त रखने का प्रोसेस मिलेगा आपको। एक लोगों से दूसरे लोगों तक आपको अमाउंट भेजने में, मतलब आधुनिक एक प्रकार की प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, जिसमें सारी चीजें हिडन रख सकते हो आप लोग। किसी भी प्रकार का कोई लफड़ा नहीं है, आप ज्यादा परेशान नहीं हो सकते इसमें। लेकिन ये टोटल, इसमें क्या होता है कि देखो करते कैसे ये बिटकॉइन वाले, ये अपने पास एक पूरा रूम स्टोर करते हैं। इस रूम में सॉफ्टवेयर बता दूं मैं आपको, इस रूम में करीबन 10 से 20 सिस्टम होते हैं, 20, 30, 40, 50 पूरा सिस्टम होता है एकदम। पूरी दीवार पर आप लोगों ने जैसे पेंट कर रखा है ना, उसी प्रकार वो पूरा सिस्टम एक साइड की दीवार में लगाते हैं। फिर वो, हाँ, वो पूरा गजब का इस्तेमाल करते हैं। मतलब बहुत अच्छी चीज है सीखने के पर्पज से। मैंने सीखने का शब्द किया है, यहाँ पता चले आप पैसों की बात पीछे चलने शुरू हो गए कि सर ने हमें कहा है कि भाई आप 2 नंबर के काम करो। नहीं, मतलब ये टेक्नोलॉजी आज अपन लोग देखते हो किस प्रकार हावी हो रही है। ये जब मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला करंट का सेक्शन देखेंगे ना, तो मैं आपको उसमें बताऊंगा ये चीजें सेपरेट मोड में चलाएंगे अपन लोग। लेकिन फिलहाल अभी वहां पर नहीं जाते, वापिस अपनी पैसों पर बात कर लेते, खर्चे वाले क्यों काम करने। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल मुद्रा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा स्वयं की डिजिटल मुद्रा जारी करने पर विचार किया जा रहा है। भाई भारत भी चाहेगा ना भाई, अच्छी चीज है, वैसे ही उपयोग करो तो अच्छी चीज है। देखो, हर चीज के 2 पहलू हमेशा रहेंगे। आज एआई है, तो एआई का कितने गलत इस्तेमाल हो रहे हैं ये तो सबको पता है। वो कहने के बांध रहे लोगों ने भी एकदम शानदार बना दे हमारे। एआई का इस्तेमाल देख पा रहे हो ना आप लोगों ने? कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपने अपने आसपास सोसाइटी में देख चुके होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो ना, इसका सबसे पहला सवाल भी यूपीएससी में बना था 2021 में, शायद 21 या 22 में। एआई से रिलेटेड बहुत शानदार, इतना भर के सवाल दिया हुआ था। जब मैंने इसको पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग सब था। कुछ भी बोलो तुरंत टक 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 करके आपके सामने।
मतलब आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड गूगल पर जाने की जरूरत नहीं, अब आपको व्हाट्सएप एआई पर जानकारी दे देगा। मैं भी देख रहा था, मैंने कहा ये काम कैसे कर रहा था। भाई सिंपल सी बात है, अपन सिस्टम नया नया कोई चीजें आपके सामने आती है तो आप इस्तेमाल कैसे करते हो। यही बहुत खतरनाक चीज है। पहली बात, ये आने वाले टाइम में इतने क्राइम बढ़ाने वाले हैं आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इसका सही इस्तेमाल भी बहुत अच्छा खासा है। टेक्नोलॉजी में बहुत खतरनाक यूज करेंगे, बेरोजगारी बढ़ाने में भी बहुत काम करेगी ये। क्या हुआ, ये सारे काम अमेरिका में ज्यादा चलते हैं, ध्यान रखना। तो दोनों चीजें आने वाले टाइम में बेरोजगारी बढ़ाने वाले हैं। ये जो रोबोट है, एआई का इस्तेमाल रोबोट में यूज होगा, देखना। और रोबोट आपकी सामान्य भाषा की तरह आ जाएंगे। वो सोफिया के बारे में सुना ही होगा आप लोगों ने, उसके उसके विचार पूछे कभी आपने? बड़े डेंजर विचार है भाई उसके। तो ये ध्यान रखना, तो वो विचारों को इसके हिसाब से लेके चलना है। फिलहाल डिजिटल मुद्रा की और आगे बढ़े तो विचार चल रहा है कि भाई ऐसा करते हैं कि अपन के कुछ ऐसी चीजें जारी की गई है, वो करंट ओरिएंटेड है। मेरे प्लान है कि भाई जो एक साल के करंट की इकोनॉमी है ना, जैसे ये पूरी हो जाए तो फिर एक दिन के लिए करंट की पूरे महत्वपूर्ण डेटा है वो भी पढ़ लेंगे अपन, तो एक दिन में हो जाएगा आराम से। चलिए, बैंकों की विनियामक संस्था के रूप में कार्य करता है, ये कार्य ही चल रहे हैं, ध्यान रखना। कैसे? भारतीय रिजर्व बैंकों के द्वारा बैंकों का नियमन किया जाता है। मतलब जो दूसरे बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक हो गए, नॉन कमर्शियल बैंक हो गए, ग्रामीण बैंक है, उन सबका रूल्स रेगुलेशन नियमन कौन करता है? हमारा आरबीआई करता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बैंकों के विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश, तो ये अपना आप में पूछ ले कि भाई वाणिज्यिक बैंकों के दिशा निर्देश कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। चलिए ठीक है, यहाँ कुछ क्रिटिकल नहीं है। यदि कोई बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश नहीं मानता है तो उस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक दंडित किया जा सकता है। ये अच्छा सवाल है भाई। क्या हुआ? तो ये एग्जाम में आपको तैयार रहना है, क्योंकि वो ऑप्शन में वो दे देगा। ये भाई सवाल बना दिया मैंने यहाँ पर, ये भाई कोई भी बैंक है अपने आरबीआई के या आरबीआई के दिशा निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं करता है तो कौन दंडित कर सकता है? तो ऑप्शन में आरबीआई, भारत सरकार, दो तीन नाम अन्य हो जाएंगे। फिर आपके दिमाग में भारत सरकार आएगा, ध्यान रखना। एक बार के लिए बीच में भारत सरकार आएगा। क्यों? क्योंकि इसका पूरा रेगुलेशन किसके हाथ में है? भारत सरकार की संस्था है आपकी केंद्रीय बैंक। 2000 कब बनी थी भारत सरकार की संस्था? 2007। आरबीआई की नहीं कर रहा हूं, भारत सरकार के नियंत्रण में काम करना कब शुरू किया? 2007 में। ये ध्यान रखना। पिछली क्लास की बातें बता रहा हूं मैं आपको, आप भूल गए इतने जल्दी। हाँ, ये ध्यान रखना, दो सेंटेंस है। आरबीआई बनना अलग चीज है और आरबीआई भारत सरकार की संस्था के रूप में कार्य कब करना है या भारत सरकार के इंटरफेरेंस कब शुरू हुआ? 2007 से हुआ। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं दिशा निर्देश के लिए माने नहीं मानो ठीक है, लेकिन ये अपना में इजी सवाल, लेकिन इजी को क्रिटिकल बनाने के लिए बहुत है। अगर आप स्पष्ट नहीं हो तो आपके दिमाग में भारत सरकार आएगा, क्योंकि भारत सरकार भी आपने पढ़ा कि अच्छा 2007 के बाद से तो मामला चेंज हो गया। पहले तक तो ठीक ठाक अपना आप में ये स्वतंत्र थी, पूरी सारा अपने हिसाब से करती थी, लेकिन अब 2007 में भारत सरकार एंटर हो गई। भाई कुछ भी गड़बड़ लगेगा तो गवर्नमेंट आके इंटरफेयर करेगी, कुछ दिशा निर्देश दे देगी, भाई आपको ये चीजें ध्यान देनी, या वर्तमान ऐसे आर्थिक स्थिति ऊपर नीचे हुई है तो वो अपने एक तरीके से कुछ बातें या सजेशन के रूप में कह सकती है आरबीआई को। देखो, आरबीआई होती है बैंकों के लाइसेंस भी रद्द कर सकती है, ये अपना आप में बड़ा पॉइंट है। एक बार के लिए आप सोचोगे कि भाई क्यों करें, लेकिन कर सकती है, अधिकार है। तो दंड देना, दिशा निर्देश और लाइसेंस को रद्द करना, सब कुछ है एक तरीके से आरबीआई के अंडर में। अच्छे से स्पष्ट कर लेना, कभी भूलोगे नहीं, ये चीजें लॉजिकली चले जाना, आराम से गलतियां नहीं होगी। भारत सरकार का काम इतना ही है दिशा निर्देश का, बाकी कुछ नहीं है, तो वो भी याद हो जाएगा। दिमाग में इतने रखना, भारत सरकार के संस्था के रूप में कार्य करती है, लेकिन भारत सरकार का इतना काम है कि भाई समयबद्ध रूप से कभी आवश्यकता रही तो वो बोलेगी भाई थोड़ा ये समस्या चल रही है, आप इसको ध्यान दे दो। बस काम नहीं करेगी भारत सरकार। भारत सरकार दिशा निर्देश दे सकती है, सलाह दे सकती है कि भाई ये थोड़ी गड़बड़ चल रही है इस जगह पर, या आर्थिक स्थिति के रूप में ये प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप ऐसा कीजिए, इसको थोड़ा ठीक करें, या नहीं कर सकते हो तो वो सजेशन दे देती है कि इस प्रकार ठीक करें। चलिए, नियमन के लिए बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 का, अब देखो ये भी सवाल है आपके दिमाग में। 1934 ऑप्शन में हो जाएगा आपके।
भाई सवाल ये है कि जितने भी बैंकों का नियमन है या जो बैंकिंग नियमन के अनुसार आरबीआई बैंकों का रेगुलेशन कर रहा है, वो किस अधिनियम के बेस पर कर रहा है। सवाल बनाने के लिए बड़े एग्जाम के लिए तो कोई लॉजिक की आवश्यकता नहीं होती है, सवाल थोड़े वो टेढ़े बनाता है। तो भाई किस अधिनियम के बेस पर एक तरीके से रूल्स रेगुलेशन तय करता है, तो ऑप्शन में दोनों होंगे। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, और एक जो आरबीआई अधिनियम 1934, ये दिमाग में दोनों दौड़ेंगे आपके उस समय, ध्यान रखना। तो स्पष्ट कर लेना, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर जो निर्धारण किए, उसी के बेस पर एक तरीके से ये नियमन करेगा। तो मतलब आरबीआई का जो बेस है वो बैंकिंग अधिनियम 1949 है, ना कि रिजर्व बैंक अधिनियम है 1934 वाला। राष्ट्रीयकरण के बाद अपने देश का निर्माण हो चुका था, सब कुछ 1947 के बाद अपना देश स्वतंत्र हो चुका था। 1934 में स्वतंत्र था नहीं, ब्रिटिश अधीन था, तो वो चीजें अलग थी। भाई उसके सारे पदों पर तो ब्रिटिश ही तो बैठे थे ना, तो फिर आप 1934 के रेगुलेशन कैसे करोगे? वो तो है ही नहीं। 1947 के बाद सबको हटा दिया, भारत अपने आप में स्वतंत्र हो चुका था। चलिए अब देखिए, मतलब बैंकिंग क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी किसकी है? आरबीआई की है। स्वाभाविक सी चीज है भाई, केंद्रीय बैंक। भाई मैंने प्रधानमंत्री बना दिया किसी देश का, भाई मेरा काम था वोट देना, सांसद विधायकों को मैंने दिया, सांसद विधायकों का काम है कि भाई मेरे में से किसी को प्रधानमंत्री चुनना है। कोई बात हो गई, अपन हो गए कस्टमर, और हमारे ऊपर बैंक, और बैंक के ऊपर हो गया आरबीआई। वैसे ही है ना, कुछ जैसे अपन लोगों ने स्थानीय स्तर पर उपभोक्ता वाली बात कर लेते हो, और जो आपके मेन जहां से फैक्ट्रियां बन रही है और फैक्ट्रियों के जो मेंटेनेंस वाले, तो आपको सिंपल से रखना आरबीआई, आरबीआई के नीचे बैंक काम करते हैं, और उस बैंक में हम अपने एज ए ग्राहक के रूप में हम लोग जाते हैं। चलिए, अब सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। कैसे? आंतरिक ऋणों का प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो अब देखो, अपना आप में ये सवाल है, ये सवाल बन चुका है बड़े एग्जाम में, छोटे एग्जाम में अभी बने नहीं है, तैयार रहना, क्योंकि आप बड़ा एग्जाम दे रहे हो। तो अपना आप में ये सवाल हो जाता है कि सरकार के आंतरिक ऋणों का प्रबंधन करेगा। वहां आप कंफ्यूज होंगे, पूछो क्यों? क्योंकि वहां पर लेखा परीक्षक का भी नाम होगा, कैग के बारे में होगा। भारत का जो लेखा परीक्षक है ना, उसका भी ऑप्शन में होगा। फिर आप सोचोगे यार पैसे का काम तो यही कर रहा है, ऑटोमेटिक आएगा उसमें विचार। लेकिन ध्यान रखना, आंतरिक ऋण के प्रबंधन का मामला है आरबीआई के पास है, भारत सरकार के। फिर देखो क्या हुआ भाई, आंतरिक ऋण का मतलब ये हो गया कि किसी भी देश की सीमा के अंतर्गत जो भी एक धन जनरेटर, बाहरी नहीं है यहाँ पर। देखो, आंतरिक को समझने के लिए बाहरी को समझ लो। आंतरिक को समझने के लिए बाहरी कैसे? कि चलिए, एक भाई ये विदेशी पैसा है, ये भारतीय पैसा है। एक मैं विदेशी हूं, मैं पैसा लेके आया हूं यहाँ पर भारत में, और एक मैं हूं कि भाई भारत से जनरेट किया है, और मैंने मेंटेनेंस भी भारत के थ्रू ही अंदर कर दिया। तो ये कैटेगरी आंतरिक वाली है। और ये बाहरी ऋण जो भी अलग अलग, मैं आपको भुगतान संतुलन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा एफडीआई, एफआईआई के बारे में, जो बाहरी ऋण के बड़े सोर्स हैं। लेकिन फिलहाल आपको आंतरिक ऋण का यहाँ पर इतना ही समझना है कि जो भारतीय सीमा, तो भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो भी धन का भारत सरकार के अंदर जो भी अमाउंट का रेगुलेशन हो रहा है, वो आरबीआई के रिकॉर्ड में होता है। वो सारा चीजें देना कुछ नहीं है, मेंटेनेंस की, प्रबंधन की बात कर रहा है ये, लेने देने की बात नहीं कर रहे हैं। कि भारत सरकार के आंतरिक ऋण मतलब भारत सरकार के द्वारा जो भी क्षेत्र सीमा के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, किसी भी प्रकार का खर्च किया जा रहा है, बस उसका प्रबंधन करना है। अच्छा कि ये इतना यहाँ गया, इतना ये गया, बस वही टिक लगाता है। भाई सिंपल सी बात है कि मैं अपना एग्जांपल दे दूं कि भाई यहाँ का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, यहाँ के मैनेजमेंट के लिए यहाँ का जो डायरेक्टर सर है, तो वो क्या करेंगे? वो पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं उससे मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन खर्च कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड मेरे पास होना चाहिए। तो ये वो रिकॉर्ड की बात कर रहा है, ना कि है ना उसमें क्यों खर्च कर रहा है, क्यों की बात नहीं कर रहा है। भाई इन्होंने खर्च किया, उसका सारा मेंटेनेंस मैंने कर लिया, तो अकाउंटिंग वाला काम तो सुना ही होगा ना। तो ये कुछ वैसा ही है, बस उसके रिकॉर्ड और उसका प्रबंधन करता है। अच्छा इतना वहां गया, इतना वहां गया, अब इतना बचा है, बस इतना। उसका कोई मतलब नहीं है कि क्यों खर्च किया है, क्यों उधर खर्च कर रहे हो, उसका वो काम नहीं है। तो ये सवाल है, अपने आप में ध्यान रखना। ये सवाल ऑलरेडी शायद RSIS में आ चुका है। ये क्या हुआ?
देखो खर्च करने के लिए तो भाई जेब भरने के लिए करो तो क्या दिक्कत है। देखो खर्च का तो कोई आधार नहीं है ना भाई। मैं किसी योजना में डाल रहा हूं तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं आर्थिक विकास हो गया, और वही मैं भ्रष्टाचार में डाल रहा हूं तो फिर क्या हुआ। दोनों चीजें है ना, तो वो चीज नहीं है भाई। मैं आपको कह दूं भाई 70 करोड़ रुपए मेरे पास आए हैं, अब उस 70 करोड़ रुपए तो आरबीआई ने कहा कि अच्छा ठीक है इस योजना के लिए मैंने 70 करोड़, अब उसका 70 करोड़ आपने सही यूज करना नहीं करना वो आगे वो बोलते हैं ना है टालन ध्यान, जिसके पास अमाउंट गया है, जिसने टेंडर लिया है उस चीज के लिए, प्रोजेक्ट जिसके पास गए हैं वही देखता है भाई। वो शो करता है कि भाई 70 करोड़ रुपए मैंने इस फलाने काम के लिए दे दिए, उसका काम इतना ही है। अब उस 70 करोड़ में कितना भ्रष्टाचार करना है, कितना काम सही तरीके से लेना है, कितना नहीं लेना है, वो आगे वाला जाना, उसका आरबीआई से कोई लेना देना नहीं। यहीं पर देखो अगली लाइन कंटिन्यू कर रही है, बाहरी ऋणों का प्रबंधन भारत सरकार स्वयं करती है। तो ये देखो दोनों सवाल है अपने आप में, आपको अच्छे से देखना होगा। एक एक लाइन को मैं रुक के जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि आप वापिस इतने समय पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो दोनों ध्यान रखना, बाहरी ऋण जो आ रहा है, बाहर से जो पैसा आ रहा है, यहाँ बाहरी ऋण का मतलब क्या हो गया, बाहर के द्वारा सहयोग किया जा सकता है ना किसी भी देश का। भाई ऐसी सिचुएशन आ गई, अपन सुनते हैं ना कभी कभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने हजार का अमाउंट सहयोग किया, या कभी कभी सुनते हो कि किसी दूसरे देश ने भारत का सहयोग किया। भाई ऐसी विपरीत कंडीशन आती है, तो बाहरी थ्रू मतलब बाहरी देशों से जो पैसा जनरेट होके भारत में आ रहा है उसका पूरा रेगुलेशन मेंटेनेंस है वो भारत सरकार के पास है, और जो देश के अंदर पैसों का जो मेंटेनेंस मैनेजमेंट है वो आरबीआई के पास। ठीक है, कोई डाउट है क्या हुआ? क्या हुआ, सवाल स्पष्ट करो। भाई देखो हर पोस्ट पर एक सचिव स्तर का आदमी होता है, तो सारे उसी के ही काम होते हैं, तो वही करेंगे ना। प्रधानमंत्री कोई खुद थोड़ी भारत सरकार मैंने कह दिया तो भारत सरकार जाके भाई नहीं मैं सारे पैसे गिनूं, नहीं, उसका एक अपना स्टाफ होता है भाई। हर डिपार्टमेंट में कर्मचारी तो होता ही है ना, तो उस पद विशेष व्यक्ति को बोल देते हैं कि भाई सारा रेगुलेशन वो भारत सरकार के नियंत्रण में होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, बाहरी पैसा जो आ रहा है उसका नियंत्रण कौन करेगा, भारत सरकार स्वयं करेगी, और आंतरिक पैसों का कुछ भी मामला है तो वो आरबीआई करेगी। ये दोनों सवाल है, स्पष्ट सवाल है, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना। बेसिक में मैंने पहले कहा कि 5 से 7 सवाल घूमेंगे तो वो यहीं से आ सकते हैं। चलिए, ऋण लेन देन हेतु सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटी का प्रयोग करते हैं। भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, हालांकि इसको आगे पढ़ूंगा फिर अभी यहाँ बात कर लेते हैं। हाँ तो बस गवर्नमेंट सिक्योरिटी है क्या, भाई मैंने लिख के दे दिया, भाई मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने क्या उसको एक बॉन्ड पत्र पर साइन करके कि हाँ इतने रुपए में ये चीज हुई है। पहले किसी में बॉन्ड ही चलते थे, आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा पैसा चलता, नहीं, बड़े बड़ी चीजों के बीच ट्रांजेक्शन जो होता था बॉन्ड से होता था। भाई लिख के दे दिया है कि भाई आप इतने रुपए में इतने ब्याज की दर से ये चीज बस लिख के दे दिया, बहुत है। वही बॉन्ड का इस्तेमाल क्या है कि भाई इसका इस्तेमाल क्या है, सरकारी पड़ती गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं यहाँ पर सरकारी है, इसमें कोई प्राइवेट बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। प्राइवेट में तो आप कोई भी जाके या कोई ऐसी प्राइवेट संस्था अपने लालच में साइन कर दे तो उसकी वैल्यू नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई जो ऋण का लेन देन बेस बनाना है, आरबीआई बनाना है, वो सरकारी प्रतिभूतियों को बनाना है, गवर्नमेंट बॉन्ड का इस्तेमाल करता है, ना कि प्राइवेट का। ध्यान रखना, इसमें फिर आरबीआई का गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, आरबीआई के काम पढ़ रहे हैं हम लोग, आरबीआई के कार्य पढ़ रहे हैं हम लोग। फिर देखो, भविष्य में सार्वजनिक लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी का निर्माण किया जाएगा, जो कि सरकार के आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के ऋणों। कौन सा? अरे भाई आरबीआई किससे ऋण लेगा, किससे नहीं लेगा? भाई बैंक से ही तो होगा ना। फिर मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि भाई महंगाई बढ़ी, मार्केट में पैसा ज्यादा चला गया, तो वो क्या करेगा, सरकारी प्रतिभूतियां देख के पैसा ले लेगा। और जब मान लो मार्केट में पैसा कम है तो वो क्या करेगा, पैसा देके गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेगा। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला टॉपिक है ना, वहां आपको ज्यादा स्पष्टता होगी। कारण क्या है कि वहां पर हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट चलेंगे ना, तो वो बार बार रिवर्स में क्यों है, रिवर्स की स्थितियों में वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करेगा वहां पर। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि भाई भविष्य के प्रबंधन के लिए ये बात कर रहे हैं, ये भविष्य की बातें हैं जो कि आपको निष्कर्ष में लिखनी है। कल को आरएस मेंस देते हो तो वहां पर ये लाइन लिखनी है, भविष्य में दोनों का प्रबंधन क्या है भारत सरकार के विचार में। अभी तो अलग अलग है, अभी तो
जो आंतरिक मामले हैं आरबीआई में और बाहरी मामले हैं पैसों का जो भी भारत सरकार अलग है, लेकिन बाद में ये कह रहे हैं कि भाई जो ऋण का प्रबंधन एक एजेंसी का निर्माण कर रहे हैं, सार्वजनिक लोक ऋण प्रबंधन नाम से एजेंसी क्रिएट कर रहे हैं, वो सारा मैनेजमेंट देखेगी ताकि भ्रष्टाचार को कम कर सके। फिर वही बात है ना, अंदर का पैसा किधर जा रहा है, बाहर का पैसा किधर से आ रहा है, दोनों का लफड़ा खत्म करने के लिए। लेकिन बीच में कौन आएगी? भारत सरकार। चलिए, अब एक और काम बच गया, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। विदेशों से जो पैसा आ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार में आप लोग देखेंगे जैसे विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति सिक्योरिटीज आ गई, स्वर्ण के भंडार आ गए, विशेषारण अधिकार हो गया और रिजर्व कोष। ये पूरा चैप्टर है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब भुगतान संतुलन का जो चैप्टर है उसमें विदेशी ऋण आ कैसे रहा है, एफडीआई का, एफपीआई का, ये सब कुछ वहाँ। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि विदेशी मुद्रा भंडार का जो मैनेजमेंट है वो कौन करेगा? आरबीआई करेगा। आपका सवाल इतना ही है। चलिए, फिर और क्या? विनिमय दर का प्रबंधन कैसे? कि वह दर जिस पर घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा में तथा विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है, विनिमय दर का लक्ष्य। समझ में आया? नहीं है? चलिए एक्सप्लेन करते हैं इसको। ये कह रहे हैं कि जो घरेलू मुद्रा, क्या हुआ? क्या हुआ? तो वो तो करने दो ना, क्या दिक्कत है? वो तो अपन तो आरबीआई के काम पढ़ रहे हैं ना, अपन मना थोड़ी कर सकते हैं। उसने कहा कि भाई मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके करूंगा तो कर भाई, वो भी मेरा ही काम है, तो पैसों का प्रॉपर लेन देन है। अब देखो यहाँ पर देखो विनिमय हो क्या रहा है, इसको समझो। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। देखो यहाँ पर एक तो हो गई हमारी घरेलू मुद्रा, अच्छे से देख लो। देखो बार बार ये चीजें समय नहीं मिलेगा। और देखो घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा, एक कंडीशन तो ये हो गई घरेलू को और दूसरी वापस कंडीशन कैसे होगी? विदेशी मुद्रा का घरेलू मुद्रा। ऐसे ही है कुछ। ये क्या कर रहा है कि विनिमय करना है। अब आप लोगों को पता है कि भाई हर देश की मुद्रा सेम होती है क्या? भारत का रुपया है तो हर देश के अलग है। तो वो ऐसा प्रोसेस है, मैनेजमेंट है कि कल को मान लो कि अमेरिका की कोई मुद्रा है, डॉलर है, तो डॉलर को क्या है कि भाई जैसे हमारा जो रुपये है वो डॉलर में कन्वर्ट करेगा, उसके अमाउंट को निर्धारित करना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर आपके कौन से उठे 500 रुपए के नोट लेके अमेरिका में घूमोगे? नहीं होगा, आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा जो वैल्यू है। देखो अब जैसे मान रुपए की वैल्यू क्या है? लगभग 84 रुपए है अभी। हाँ लगभग आप 83 पॉइंट समथिंग है, 84 रुपया मान के चलिए। अब मतलब $1 कितने के बराबर है? 84 रुपए। जो भाई ये भारतीय है और ये अमेरिकी डॉलर है। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो घरेलू मतलब जो भारत की जो मुद्रा है, अगर मुझे देश विदेशी में मुद्रा में कन्वर्ट करना है या विदेशी मुद्रा है उसको भारत की मुद्रा का कन्वर्ट करना है, इन सब का विनिमय कौन करेगा? आरबीआई तो करेगा। ये काम आरबीआई का है। मतलब इसका ओवरऑल कहने का मतलब है कि आपने चलो पैसे उधर के इधर, इधर के उधर कर लिए, मतलब घरेलू जो हमारा रुपया था डॉलर में बदल दिया, या डॉलर को आपने क्या है घरेलू में बदल दिया। भाई यही हो सकता है ना। दोनों लॉस किसको है? दोनों ही भाई, दोनों ही कंडीशन में तो वो डिपेंड करता है कि वहां वैल्यू किस चीज की ज्यादा है। भाई किसी भी देश की करेंसी की जो वैल्यू है वैश्विक स्तर पर उसी से तो निर्धारित होता है कि भाई आज भाई अमेरिका से कोई आदमी आया, एक मान के चलिए, अब लॉस किसको है? भाई भारतीय को ही हो रहा है। ऐसे देखे तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो भी देख लेते हैं, अब पढ़ ही रहे हैं तो फिर व्यवहारिक चीजें क्यों छोड़े। भाई आप अमेरिका से आए हो और ये अपना भारत है। भाई अमेरिका का $1 मानते हो तो भारत का लगभग आप यहाँ पर एक बार 84 मानो, मतलब जहां $1 की कीमत है भारत में 84 रुपए के बराबर है। भाई मैं अमेरिका का आया, मैं $100 लेके चलता हूँ, तो 100 × 84 करोगे तो कितना होगा? 8,400। 8,400 हो गए। देखो 8,400 और यहाँ पर 100। सोच के देखो, आप यहाँ से 8,400 लेके जाओगे तो आपको मिलेंगे सिर्फ 100। तो आपने क्या घरेलू को विदेशी में गए, विदेशी से घरेलू में आए तो हावी हो गए। वो भाई घूमने आते हैं ना विदेशी वाले लोग, हालांकि उनके ऊपर चार्ज वार्ज बहुत होते हैं, ये मत सोचना जितना, लेकिन ओवरऑल बेनिफिट तो होते ही है। ये मत सोचना उनको हर चीज में वो महंगा कर लेते हैं। ये आपको अंदर की बातें पता नहीं है, बट थोड़ा उनके महंगा कर लेते हैं।
उनके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज ऐसे लगा लेते हैं कि भाई अच्छा इतने टाइम घूमोगे, ये घूमोगे, तो उनके लिए थोड़ा वो पैसा खर्च करने का तरीका भी ढूंढ लेते हैं वो, ताकि वही पैसा अपने भारत में फटाफट खर्च हो जाए। फायदा तो होता है, नो डाउट फायदे थोड़े ही है। देखो इतना गैप पूरा थोड़ी कर सकते हो कि भाई एक तो मैं 8,400 खर्च कर रहा हूँ और यहाँ पर भाई साहब 100 ही कर रहे हैं। भाई डॉलर है, हावी है, आज के समय में डॉलर ही चल रहा है हर देश में, कन्वर्टेड मनी के रूप में जाना जाता है इसको। क्या पड़ेगा? चलिए नहीं पड़े तो कोई दिक्कत कौन पड़े, तो ध्यान रखना आपने कि घरेलू को विदेशी, विदेशी से घरेलू का जिसका विनिमय का माध्यम कौन काम कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। फिर देखो और क्या हो सकता है, विनिमय दर प्रबंधित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, विनिमय दर बड़े उतार चढ़ाव ना हो। तो सबको ही पता है, भाई आपको देखना होगा उतार चढ़ाव की स्थिति है तो यही करेंगे ना भाई, यहाँ पर कभी 84 रुपए कह रहे हो, उधर ये कह रहे हो, तो ये क्या है? ये आवश्यकता होगी। उतार चढ़ाव की स्थिति जनरेटर नहीं, उसका मेंटेनेंस काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। ये आरबीआई के कार्य पढ़ रहे हैं हम लोग, एक एक कार्य को स्पष्ट पढ़ रहे हैं। जनरली हम लोग इतना ही पढ़ते हैं कि अच्छा विनिमय का प्रबंधन करता है, बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है, नहीं ये फलाना टीम का नाम पढ़ते हैं जनरली, इसको अंदर तक नहीं पढ़ते हैं। बड़ा एग्जाम दे रहे हो तो पढ़ना होगा, आप छोड़ नहीं सकते, सब काम की चीजें। फिर देखो विनिमय दर प्रबंधन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक बाजार से विदेशी मुद्रा को खरीद और बेच सकता है। तो सिंपल सी बात है भाई, विदेशी मुद्रा क्या डॉलर ही तो है, खरीद बेच वाला है प्रोसेस, ये कर सकता है, ये विनिमय के माध्यम के रूप में। चलिए, क्लियरिंग हाउस की सुविधा या समावेशन गृह क्या होता है? बैंकों के बीच लेन देन को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मध्यस्थ की भूमिका निभाई जाती है, जैसे चेक क्लियरेंस हो गया, डिजिटल भुगतान हो गया। सेंटेंस में आंसर है आपका, क्या कर रहा है कि भाई बैंकों के बीच के लेन देन की बात कर रहा है, एक बैंक का दूसरे बैंक के मध्य जो लेन देन हो रहा है ना, ये उसकी बात कर रहा है। वहां पर चाहे चेक क्लियर की बात करो, चाहे डिजिटल भुगतान की बात करो। इसके अलावा वर्तमान में चेक ट्रंकेशन सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं, किसके लिए? बैंकों के बीच में लेन देन के लिए। भाई चेक ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि भाई दो बैंकों के बीच की, यहाँ पर ग्राहक और बैंक की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक बैंक का दूसरे बैंक के बीच में लेन देन की आवश्यकता रहती है। ये हमेशा ऐसे रही है ना भाई, कब किसको थोड़ी पता है कि कौन सा बैंक दबने वाला है, वो तो फिक्स नहीं है ना। देखो गवर्नमेंट, अब वो तो डिपेंड करता है ग्राहक, फिर ग्राहक के बाद उसका मेंटेनेंस, उसका अमाउंट कहाँ से कितना कैसे आ रहा है, वो सब कुछ उसी पर तो निर्भर करेगा। चलिए, चेक ट्रांस सिस्टम के तहत चेक की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तैयार कर ली जाती है तथा संबंधित बैंक को भेज दी जाती है। भाई ये क्या है? ऑनलाइन प्रोसेस ही तो है, उसकी कॉपी तैयार की, अब तो आपने क्या किया, जिस बैंक के बीच में लेन देन है आपने उसकी कॉपी जनरेट करके दे दी, भैया ये देख लो आपके अमाउंट आ गया होगा, आपने पूरा रिसिप्ट भी भेज दी पूरी। तो ये थोड़ा लेटेस्ट, मतलब आप इसको कह सकते हो करंट ओरिएंटेड ये पॉइंट है। ये आप सीधा सा आ गया। देखो हाल ही में समाचारों में रहा, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम क्या है, ऑप्शन में दे देगा कि बैंकों के, एक बैंक का दूसरे बैंकों के मध्य लेन देन, भारत सरकार के द्वारा फलाना, बैंक आरबीआई द्वारा फलाना या एसबीआई के द्वारा फलाना। तो वो सारे फलाना छोड़ के आपको दिमाग में इतने रखना, दो बैंकों के मध्य जो लेन देन हो रहा है वो सब आपको इतने देखना। ठीक है, क्या हो गया? देखो गलत चीजें हटानी है आपको। देखो मैं तो डायरेक्ट बना रहा हूँ ऑप्शन, तो फिर मैं इतना क्यों दिमाग लगाऊं भाई, जो काम आसानी से हो रहे हैं। मेरा देखो, मेरा उद्देश्य इतना है कि जो चीज आपको बतानी वो बता दूं, आप उतने तैयार कर लो। फलाना वाला याद नहीं करना चाहते तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, सिलेबस में नहीं है। सरलता का जो लिक्विडिटी का मेंटेनेंस हो गया, वही है, पैसा अधिक आया कम करो, कम आया तो अधिक करो। कैसे? ये नियंत्रित करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। अब सब कुछ उसमें है, महंगाई का बढ़ना, मंदी का आना, मंदी को ठीक करना, ऊपर नीचे सब कुछ, ये मॉनेटरी पॉलिसी वाला आगे पूरा टॉपिक वाइज पढ़ेंगे हम लोग आगे। फिलहाल आपको इतने ध्यान रखना है कि भाई जो है, यदि बाजार में तरलता अधिक है तो उसका अर्थ है कि महंगाई भी ज्यादा है। भाई मैंने पहले कहा है कि पैसा जितना अधिक होगा महंगाई बढ़ेगी, फिर कंपटीशन हो जाएगा ना कि ले भाई इतने पे दूं, बात चीज बंद है, फिर क्या होगा? वो डिमांड एंड सप्लाई में आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डिमांड भी रहेगी लेकिन लोगों के पास इतना सारा पैसा रहेगा तो वो पैसों का कंपटीशन हो जाएगा, फिर वस्तु का कंपटीशन नहीं। भाई सबके पास देखो भाई, अगर पैसा आरबीआई के पास तो नोट छापने की मशीन है, मशीन है ही है, तो क्या हुआ, वो छाप सकती है दुनिया भर के। तो भाई अगर इतना ही अच्छा होता तो वो सबको बोल दे कि भाई ऐसा करो, 200 करोड़ आप सब रख लो, मेरे पास तो पन्ने ही है, मैं तो छाप ही रहा हूँ। तो फिर उसके क्या फायदे, नुकसान क्या होंगे?
तो पैसा अधिक होगा तो पैसे की वैल्यू घट जाएगी ना। मुद्रा की वैल्यू आपने कॉन्सेप्ट पढ़ी है, मुद्रा की वैल्यू घट जाएगी। वही सिंपल सी बात है ना कि भाई आपके पास बहुत ज्यादा पैसा होगा तो आपके लक्षण ही बिगड़ जाएंगे कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मैं ऐसे करूँ वो करूँ वो। पता चला कि सबके पास है, तो फिर तुम लोग अलग क्या कर लोगे? क्या वो फिर देखो, हमेशा ध्यान रखना है कि एक आवश्यकता है और एक अति आवश्यकता, ये दोनों चीजें अच्छी है, लेकिन आपकी आवश्यकता घट जाएगी जब आपके पास पैसा होगा। तो पैसा अब आप मेहनत ही नहीं करोगे। अब एक चीज बताओ कि भाई किसी भी देश में जाके आप मेहनत करोगे ही नहीं तो किसी देश में तो ऐसा कैसे चलेगी? भाई आज मनरेगा में काम करते हो 100 रुपये 120 रुपये के लिए, तो अगर आपको 120 रुपये घर में पड़े हैं तो फिर आप मनरेगा में जाओगे नहीं, मनरेगा में नहीं जाओगे तो वो काम अटक जाएगा। उसी प्रकार सारा सिस्टम, भाई बैठा बैठा पाया पड़ी है काम कौन कह रही? भाई इंसान मेहनत कब क्यों करता है? पैसे के लिए करता है। अगर उसको सारा बना बनाए मिलेगा, आज आपको ही बोल दूं आपके घर में 1000 2000 रुपए का 1000 2000 करोड़ पड़े हैं तो आप काम करोगे क्या? भाई आज आप फाइनली, मेन तो चीज ये है कि मेरी नौकरी लगेगी, मुझे पैसा मिलेगा। तो भाई लिक्विडिटी के मामले में आरबीआई ने आपको भर भर के दे दिए, फिर क्या करोगे? कमाई नहीं करेंगे तो फिर किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो सकती है? क्या उससे खर्चे चल जाएंगे? आपका मतलब एक तरीके से वो बोलते हैं ना, जो आपकी मेहनत करने की स्पिरिट है, कुछ कार्य करने, आप काम क्यों करोगे? फाइनली तो उद्देश्य ये है कि भाई काम इतना करे कि पैसा ज्यादा मिले। भाई रियलिटी तो यही है ना, रियलिटी यही है। तो क्या करेगा वो? इसलिए वो इतना ही पैसा भेजेगा, थोड़ा ज्यादा होती खींच लेगा वापस। ये मौद्रिक नीति की बात करते हैं ना, थोड़ा लगेगा मामला गड़बड़ हो रहा है, वो तुरंत खींच लेगा ताकि महंगाई वापस कंट्रोल हो जाए। बहुत सारे रीजन से मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे, अगर तरलता कम है तो महंगाई कम हो जाएगी। कैसे काम करता है ये कॉन्सेप्ट, मैं इसको आपको मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन जो महंगाई और के लिए पूरा मुद्रास्फीति और मंदी की स्थिति है ना, दोनों को एक साथ बताऊंगा। तो और फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई मौद्रिक नीति का प्रयोग आरबीआई करता है, बस इतना ध्यान रखो, बाकी कुछ भी नहीं। अभी चलिए, मौद्रिक नीति दो प्रकार के उपायों का प्रयोग करती है, एक मात्रात्मक और गुणात्मक। अब आपकी वो चीजें शुरू हो जाएगी, ये अब आपके सिस्टम में देंगे, मात्रात्मक और गुणात्मक। देखो, एक तो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और एक क्वालिटी की बात कर रहे हैं। एक का बेस क्या है? क्वालिटी, और एक ही क्वांटिटी। कैसे? एक एक करके समझते हैं। जैसे मात्रात्मक में देख पाओगे तो नकद आरक्षित अनुपात, मतलब कैश रिजर्व रेशियो, CRR आ गया। कैश रिजर्व रेशियो क्या कहता है ये? कि बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास क्या होगा? जमा करवाना होगा या रखना होगा। ये क्या कह रहे हैं? बैंकों को, ये बैंक है अपने, ये बैंक जाएगा आरबीआई में, इसको ये जमा करवाना होगा, अपने पास नहीं, क्योंकि एसएलआर लगाएगा कि अपने पास रखो। लेकिन यहाँ पर CRR, क्रेडिट रिजर्व रेशियो जो है, वो कहता है कि भाई बैंक वालों, आपको अपना पैसा का एक छोटा सा अनुपात आप ऐसा कीजिए, हमें दीजिए, ये आपके बुरे टाइम में हम लोग काम आएंगे। कि कल को आपका बैंक कोई भी कारण से स्थिति खराब होती है तो आपका जितना भी बैंक का, जनरली इसका एक अप्रोक्स बताओ तो 3.5%, ठीक है ना, लगभग 3.5-4% है उसका एक अमाउंट है आपको अपने पूरे बैंक का। मान लो कि 200 करोड़ है तो इसका जो है करीबन 3 से 4% अभी अप्रोक्स चल रहा है, वो अमाउंट आपको मेरे पास जमा कराना होगा, ताकि विफलता की स्थिति में विफल ना होने दिया जाएगा। कि भाई कल को कहोगे ना भाई आप आरबीआई के होते हुए बैंक कैसे विफल हो गया, कहेंगे ना। फिर आरबीआई का ही तो ये काम है, मेंटेनेंस करना, बैंकों का मेंटेनेंस करना, रेगुलेशन करना, उसके सारी मॉनेटरी पॉलिसी का प्रोसेस, वो सब कुछ वो आरबीआई का काम है, करता धरता सब कुछ आरबीआई है। भाई केंद्रीय बैंक है ना, वही बात है ना, आप कुछ करोगे तो उसका असर आपके पेरेंट्स पर पड़ेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा। तो आरबीआई क्या है, भाई मार भूडो नहीं लगाना, मन 4% चाहिए, आप मेरे पास लाके दे दो, और ताकि मैं आपके पूरे टाइम में काम आऊंगा। तो ये सेविंग की तरह काम करता है। चलिए ठीक है भाई, अमाउंट तो दे दिया, फिर देखिए आगे क्या कर रहा है। CRR पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा कोई ब्याज नहीं देना। अब ये मत सोचना है कि आपने मुझे पैसे दिए और मैं ब्याज दूं, नहीं। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। नकद आरक्षित अनुपात है जो हमारा, इसमें बैंक जो होते हैं आरबीआई के पास जाते हैं, और मतलब बैंकों को आरबीआई
को कम से कम अपना जो आरक्षित है जितना अमाउंट है 3% 2% वो याद मत करना, वो इतना ध्यान रखना है कि इस प्रक्रिया में नकद आरक्षित अनुपात का मतलब है कि बैंक है अपना एक निर्धारित अमाउंट आरबीआई को दे के आते हैं ताकि उसके बुरे वक्त में काम हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आरबीआई को अपना मान लो 20 करोड़ रुपए दिए तो आरबीआई इस 20 करोड़ पर ब्याज नहीं देगा, ये सिर्फ बुरे वक्त में काम है, मैं ब्याज आज कुछ नहीं देने वाला, आरबीआई मना कर देता है। चलो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर क्या कहता है, नकद आरक्षित अनुपात आपातकाल के होता है, वही बात है ना, अभी हम लोगों ने बात कर ली, इमरजेंसी स्थिति होगी, विफल होने की कंडीशन हो जाती है, कभी कभी ग्राहक ऊपर नीचे हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उसका असर होता है उस बैंक पर पड़ता है। वो कहने खर्चो चलाओ वहां से, तो खर्चो ही नहीं 40 जन बचे तो वो क्या करेगा। तो सिंपल सा ध्यान रखो, बैंक एक निर्धारित अमाउंट है अपना इमरजेंसी के लिए, वो आरबीआई को देके आ जाएगा और आरबीआई उसके इमरजेंसी में काम आ जाएगा। लेकिन आरबीआई कहे मैं ब्याज कुछ नहीं दूं, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर देखो सावधिक तरलता, अब देखो दोनों को साथ देखो, बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास तरल परिसंपत्ति, ये कह रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, नकद के रूप में रख सकते हो, सोना के और सरकारी प्रतिभूति है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया इसने, लेकिन इसने कहा कि भाई तरलता अनुपात एक, तो वो आगे सिस्टम है कि भाई रखना तो आरबीआई के पास इसको भी है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें सरकारी प्रतिभूतियों को रखेगा और क्या करेगा, अब दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे आप लोग, रख तो दोनों ही रहे। तो पहली कंडीशन उसने कहा कि भाई ये चीजें मेंशन नहीं की, एक नकद के रूप में एक अमाउंट की बात की इसने सिर्फ, लेकिन इसमें उसने ऑप्शन दिए, नकद भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो कि इसमें नहीं है। ये छोटा सा डिफरेंस है। किसके पास रखना होगा, बैंकों के पास तरल परिसंपत्तियों में रखना होगा। अब देखो डिफरेंस क्लियर हो गया, यहां तो सीधा ही रखना है भाई, नकद है आरबीआई के पास, देके आगे ब्याज कुछ नहीं फ्री। दूसरी कंडीशन में नकद भी रख सकते हो, सोना भी रख सकते हो, सरकारी प्रतिभूतियों को रख सकते हो, तीनों को आपको पास रखना है, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों में रखा जाएगा, ये ध्यान रखना, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इस्तेमाल कर। अब देखो तरलता को कम करने के लिए नकद आरक्षित अनुपात तथा सावधि अनुपात को बढ़ाया जा सकता है। देखो नकद भी बढ़ाया जा सकता है और सावधिक, मतलब CRR, देखो इसको याद करो, CRR और SLR। अगर मुझे मार्केट में तरलता को, भाई सिंपल सी बात है, मार्केट में बहुत सारा पैसा है, अब आपको पैसे कम करने हैं तो ये कहेगा कि इसको बढ़ाओ, भाई दोनों ही कंडीशन में आप तो कुछ ना कुछ आरबीआई के पास जमा कर रहे हो, तो ज्यादा जमा करोगे तो क्या होगा, मार्केट में पैसा कम होगा, तो पैसा कम होगा तो क्या होगा, तरलता कम हो जाएगी, और तरलता कम होगी तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, तो पूछ लो, 5 बार तो टाइम है, सबको आ गया, चलिए रोक के पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बैंक दर क्या होती है, वो ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है, बैंक दर का लंबे समय के लिए, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, जिस दर पर क्या होगा, बैंकों को दीर्घकालिक ऋण है। इसमें समझाने का कुछ है क्या, साफ साफ कह रहे हैं कि भाई एक प्रकार की ब्याज दर है और मैं आपको लंबे समय के लिए एक पैसा दे रहा हूं, उसे मैं बैंक दर के रूप में पढ़ना हूं अपनी बेसिक इकोनॉमी के पर्पज से। फिर देखो बैंक दर को दंडात्मक दर भी कहते हैं, क्योंकि दंडात्मक दर का प्रयोग दंड लगाने के लिए किया जाता है, मतलब दंड के रूप में भी इसका प्रयोग करना शुरू कर दिए, थोड़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं वो जानबूझ के। कोई भी बैंक ढंग से कार्य नहीं करे, रूल्स रेगुलेशन नहीं मानेंगे ना, तो इसको बैंक दर को मामला बढ़ा लेते हैं वो। तो वो देखो अपनी अपनी बातें हैं, वो बैंक वाले ही जाने, आपको वहां नहीं जाना है। फिर देखो वर्तमान में बैंक दर सीमांत स्थायी सुविधा के बराबर है। क्या होता है सीमांत स्थायी सुविधा, भाई ये भी तो एक तरीके से दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था है। पहली बात तो सीमांत स्थायी सुविधा में भी यही सेम प्रोसेस है कि बैंक क्या करते हैं, आरबीआई क्या करती है कि दीर्घकालिक ऋण देने का काम कर रही है। और
इसके बराबर, मतलब आप लोग बैंक दर की बात करोगे चाहे सीमांत स्थायी सुविधा की बात करोगे, दोनों एक ही स्थिति में है। इसका भी प्रयोग दंड के रूप में किया जा सकता है और उसका भी प्रयोग दंड के रूप में भी, इसका भी प्रयोग एक प्रकार की बैंक की दर के रूप में, ताकि आप दीर्घकालिक लंबे समय के लिए ऋण दे सकते हो। ये प्रक्रिया भी सीमांत स्थायी सुविधा में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे। अब रेपो रेट आ गई हमारी, अभी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे बार बार। तो क्या होती है रेपो रेट? अब वो आ गया, देखो सीटी 2024 ये कहां से आ गया? आ गया था क्या? आपका आया था अभी? क्या हुआ? आयो तो अब पढ़ रहे हो, क्या फायदा? हाँ तो सही करिए, बहुत बढ़िया बात है। अब देखो, वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान, देखो एक तो अल्पकालिक याद रखना, दूसरा याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बैंकों को ऋण दिया जाता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। मतलब आरबीआई है वो किसको दे रही है? बैंक को। क्या दे रही है? अल्पकालिक ऋण। इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि CRR वापिस रिवर्स रेपो रेट में रहेगा, ट्रिपल आर आएगा। अभी देखिए डबल आर है, मतलब रिवर्स रेपो रेट। आरबीआई है ये, इसने कहा कि चलिए मैं आपको कम समय के लिए, आपकी इमरजेंसी है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको अल्पकालिक ऋण दे रहा हूँ, कम समय के लिए दे रहा हूँ। जिसने कहा चलिए ठीक है, फिर क्या कर रहा है? रेपो दर के लिए सरकारी प्रतिभूतियां गिरवी रखनी होती है, परंतु सावधिक तरलता अनुपात वाली सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग रेपो दर में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह आपातकाल के लिए। इसने दो बातें कर दी यहाँ पर। पहली कंडीशन ये कह रही है कि सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखने पड़ेंगे। भाई आरबीआई क्या है कि वेतन पैसा दूं तो ये अगर थारकोट गवर्नमेंट सिक्योरिटी वहां मंदिर है, तब भाई चीज के बदले चीज, उसने पैसा मांगा, उसने कागज मांग ली। भाई आपको लोन देने जाते हो, होम लोन लेने जाते हो तो क्या होता है? भाई आपसे वो जमीन के कागज ले लिया, अब आपको पैसे दे दिया। तो ये गवर्नमेंट वाले फिर क्या करते हैं कि आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई बोले बैंकों को मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए कागज मुझे दे दीजिए, मैं आपको कम समय के लिए, जो निर्धारित समय है उस समय के लिए आपको दे दूं। मतलब अल्पकालिक का मतलब ये होता है कि एक साल के कम टाइम पीरियड में जो अमाउंट दिया जाता है उसको अल्पकालिक कहते हैं, और बाकी एक साल से अधिक का जो समय होता है उसे दीर्घकालिक कहते हैं। तो दिमाग में अभी से बिठा लेना, क्योंकि बार बार कभी कभी अल्पकालिक आएगा, कभी दीर्घ। अल्पकालिक का मतलब लगभग हो गया करीबन एक साल से कम समय के लिए, और एक साल से अधिक का जो समय है वो सारा दीर्घकालिक हो। ये क्लियर हो गया? फिर देखो इसने तो क्या दिया, सरकारी प्रतिभूति, चलो समझ में आ गया, इसने पैसे के बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी। फिर क्या कह रहे हैं कि सावधिक तरलता अनुपात SLR अनुपात सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग रेपो दर में नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि भाई सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग नहीं कर सकता गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। दिखती बात है, पैसा के बदले आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहे हो ना, तो यहाँ पर सोने चांदी की बात नहीं कर सकते आप लोग, ये मना कर रहा है। तो इसको आपको याद रखना है कि भाई SLR की चीजों को रेपो दर में प्रयोग नहीं की जा सकती, या CRR की चीजें होगी, क्रेडिट रिजर्व रेशियो जो नकद आरक्षित अनुपात है उसी की चीजें आप इसका यूज कर सकते हो, ना कि SLR को। चलिए फिर देखो, रेपो दर सबसे महत्वपूर्ण दर है, बहुत अच्छी बात है, और रेपो दर की नीतिगत दर या बेंचमार्क दर भी इसके कहते हैं। याद करने के ये दो पॉइंट है, एग्जाम में बार बार हिट करते हैं यहाँ से, और सामान्य सवाल है, ये सोच रहे हो क्या बहुत बड़ा सवाल है, नहीं। और देखो सीईटी में सीधा ग्रेजुएशन स्तर के सवाल भी आ चुका है। ये बेसिक इकोनॉमी कहता है ना, ये वही है, लेकिन ये न्यूज में रहती है चीजें। अगर आपको लग रहा होगा कि ये करंट से बेसिक से आया, नहीं, ये करंट से आया। ये चीजें हर साल CRR पर SLR पर बातचीत होती है डेली, हर साल। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बेसिक, उन्होंने करंट पॉइंट को बेसिक से पूछा है। करंट में क्या होंगे? CRR SLR के आंकड़े होंगे, आंकड़ा का बेसिक बना के CRR के बारे में ही पूछ लिया, आंकड़े नहीं पूछे उसमें। चलिए अब रिवर्स रेपो दर, वह ब्याज दर जिस पर बैंक के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को क्या अल्पकालिक ऋण, रिवर्स रेपो दर। अब देखो, जिस पर बैंक के द्वारा रिजर्व बैंक को दिया जाता है, उल्टा हो गया। अब आप ये बैंक है भाई, आरबीआई लिखो एक जगह, तो ये तो मैंने दिया उस समय रेपो रेट में, तो मैंने यहां पर क्या दिया, बैंक को दिया पैसा, तो मैंने बैंक को दिया। अब बैंक है वो किसको दे रहा है? आरबीआई को।
अब पैसा चाहिए मार्केट में, उस समय पैसा निकालना था उसको। अब देखो क्या करने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अल्पकालिक ऋण दिए जाते हैं, तो मतलब बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक को पैसा दिया जाता है, बस इतना ध्यान रखना। एक समय में देखो रिवर्स रेपो रेट भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी प्रतिभूतियों बैंक के पास गिरवी रखनी पड़ती है, वही है ना। पहली कंडीशन में तो आपने कह दिया कि भाई क्या आरबीआई टू बैंक, तो आपने क्या किया कि भाई क्या किया, आरबीआई ने बैंक को दिया लेकिन बैंक ने आरबीआई को दिया, अब इतना ही है ना। तो रिवर्स रेपो रेट में तो आरबीआई टू बैंक रेपो रेट में, और रिवर्स रेपो रेट में बैंक टू आरबीआई, वही इतना ध्यान रखना, ला आराम से काम हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, इसकी शुरुआत है जो कि 2000 में हुई थी और तरलता समायोजन सुविधा के रूप में ये कार्य करता है। लिक्विडिटी मेंटेनेंस का काम भी तो कर रही है ना भाई। मार्केट में मान के चलिए कि जैसे इसने आरबीआई है, आरबीआई इसको मतलब बैंक क्यों दे रहे हैं आरबीआई को पैसा, भाई तरलता बहुत ज्यादा हो गई मार्केट में, महंगाई बढ़ चुकी है, तो अब पैसा देगा आरबीआई को, अभी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस देगा इसको, बदले में कुछ ना कुछ आरबीआई को देना पड़ेगा, सीधा पैसा नहीं। आरबीआई को अपने पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, वो बैंकों को देगी। काफी बार आरबीआई खुद जाके कर लेती है, जब आरबीआई को लग जाता है ना महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो बैंकों को फोन करते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लीजिए, आप पैसा हमें दे दीजिए, ताकि तरलता को मैं मेंटेन कर सकूं। ठीक है, समझ में आ गया। ये उल्टा ध्यान रखो भाई, आरबीआई टू बैंक, बैंक टू आरबीआई, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आराम से क्लियर हो जाएगी। फिर देखो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, मतलब एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या कहते हैं, इसकी शुरुआत है 2022 में की गई, अच्छे से याद कर लेना। इसमें क्या होता है, एसडीएफ के तहत बैंक के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को अल्पकालिक ऋण दिए जाते हैं, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां बैंक के पास नहीं रखी जाती है। अब डिफरेंस इतना ही किया कि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी दूं, ले पाया था मैंने। अभी तक तो क्या था भाई, पैसों के बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटी। भाई देखो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में पहली कंडीशन रेपो रेट में थी भाई आप लोगों ने आरबीआई टू बैंक, रिवर्स रेपो रेट में बैंक टू आरबीआई। अब तीसरी कंडीशन कह रहे हैं कि भाई बैंकों के द्वारा रिजर्व बैंक को अल्पकालिक ऋण तो दिए जाते हैं, लेकिन आरबीआई कहता है कि भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं है भाई। पहली कंडीशन में तो हो गया, अब ये तीसरी नई सुविधा स्टार्ट कर दी भाई पैसा दे दो मैंने, बदले में मैं कुछ नहीं देने वाला। ये नई सिस्टम 2022 में शुरू हुआ, ये करंट ओरिएंटेड आपका सवाल है। तो एग्जाम में आपको सीधा एसडीएफ के बारे में मेंस में पूछ सकते हैं, प्री में पूछ सकते हैं कि एसडीएफ सुविधा में क्या होता है, तो आपको एग्जाम्पल ऐसे सीधा दे देगा भाई ऋण तो दे रहा है बैंक, लेकिन बदले में मैं कुछ नहीं देने वाला। आरबीआई ने हाथ खड़े कर दिए भाई, नहीं तो सेम हो जाता ना, फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। रिवर्स रेपो रेट में तो आपने क्या है पैसों के बदले गवर्नमेंट सिक्योरिटी दी है, चाहे बैंक टू आरबीआई, आरबीआई टू बैंक दी है, फिर दोनों कंडीशन में ये चीज रही। चलिए सीमांत स्थायी सुविधा आ गई है, इसकी शुरुआत भी 2011 में की है, पहले डेट याद रख लेना, कर शुरुआत कब हुई। सीमांत स्थायी सुविधा मतलब एमएसएफ के तहत क्या है कि बैंक आरबीआई रिजर्व बैंक से एक दिन के लिए ऋण ले सकते हैं, और एक दिन के ऋण पर लगाई जाने वाली ब्याज दर को सीमांत ब्याज दर तो है, वो अपन लोगों ने बैंक दर बात की थी ना, याद आया अभी थोड़ी देर पहले बैंक दर के बारे में बात की, तो उसने कहा कि भाई सीमांत जैसी है, मतलब कि ये कह रहा है कि एक दिन का ट्रांजैक्शन करना है 24 घंटे का, इसके ऊपर एक ब्याज दर निर्धारित है, एक अमाउंट है भाई, रातों रात पहनी के नवा जूना कराना। तो 24 घंटे का जो समय पीरियड में आप ऐसा अमाउंट इधर उधर कर रहे हो एक दिन के लिए, मतलब एक दिन के लिए ऋण के लिए सावधिक तरलता एसएलआर वाली सरकारी प्रतिभूति। अब देखो ये ध्यान रखना, एक जगह तो एसएलआर मना किया, लेकिन यहाँ पर एसएलआर है, मतलब एक दिन के लिए नकद भी हो सकता है, आपका सरकारी प्रतिभूति हो सकती है, आपका सोना हो सकता है। भाई एसएलआर की प्रतिभूति यही है ना, तो बस एक दिन के लिए मैं आपको दे दूं पैसा, आपके रात भर में जो इसका इस्तेमाल करना है कर लो, मैं ब्याज लेऊंगा। कभी कभी होता है ना उधारी कितना दिन ले सा, एक दिन वास्ते, 10 दिन वास्ते, 6 महीना 12 महीने, यही होता है। लेकिन एमएसएफ की कंडीशन में कह रहा है कि मतलब सीमांत स्थायी सुविधा में कह रहे हैं कि भाई आप एक दिन वास्ते पैसा दूल्हा पहले उस पर ब्याज लेऊंगा, बाकी दूसरे दिन मुझे वापस लौटाना होगा।
तो इतना ध्यान रखना, एमएसएफ में ये बात कहता है, बाकी कहीं और नहीं कर रहा है। मतलब अल्पकालिक हो गया ना एक दिन का, तो भाई मैंने पहले कहा कि 1 साल से कम टाइम पीरियड का सारा अल्पकालिक है, चाहे एक दिन हो या 365 दिन से ज्यादा 364 दिन हो, कभी अल्पकालिक है। चलिए, सीमांत स्थायी सुविधा को दंडात्मक दर भी कहा जाता है। दंड के माध्यम से बेचारे के एक दिन में तब कितना क्या कुछ कर लेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि जहाँ बड़ा पैसा घूमता है ना, तो एक दिन में भी बहुत काम करता है। ये तो आपके लिए हो सकता है क्योंकि अपन तो बेरोजगार हैं, तो फिर एक दिन के लिए मुश्किल है 5 कट दे, तो ये हो जाता है ना, आप लेने तो चले गए, लेकिन एक दिन के लिए वो चीजें इस्तेमाल करते हैं। नया जुना करवाना होना, तो आपको एक दिन बहुत होता है। तो भाई आपके मान लो कि 10 लाख रुपए बैंक में पड़े हैं, लेकिन अब आपको उसको आपने इतने टाइम तक प्रॉपर रूप से मेंटेनेंस नहीं किया, तो आपकी ब्याज दरें बढ़ जाती है। तो आप क्या करते हो, आपको उसका नवा जुना करने से क्या आपका खाता पूरा अपडेट हो जाता है, तो पुरानी चीजें हटा के फिर नई चीजें आ जाती है, तो आपकी ब्याज दरें अभी वर्तमान की लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये उस लिए काम लेते हैं, आपको रात भर के लिए पैसा घुमाना बोलते हैं ना, ये वो घुमाने के चक्कर में लेते हैं, वरना एक दिन में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन में आपके 5-10 साल की चीजों को मेंटेन कर सकते हो रातों रात। क्यों? क्योंकि आपके मान लो 10 लाख रुपए ले रखे हैं, और आपने जिस जगह से मान लो कि भाई आरबीआई से 10 लाख रुपए लिए, तो 10 लाख के लिए आपने क्या रिन्यू कर दिया खाता, भाई क्या हुआ, रिन्यू करके वापस उठा लिया। क्यों? क्योंकि आपने वर्तमान नीतियों को लागू कर दिया वापस। भाई रिन्यू होने के बाद क्या हो गया, वर्तमान दरें लगेगी आपकी, जो आपकी वजह से कोई भी कारण से खाता खराब हुआ होगा, आपने आपकी लोन की किस्तें आपने ठीक तरीके से भरी नहीं होगी, तो वो सब कुछ है एक तरीके से यहाँ एक दिन के लिए काम करेगा। देखो, यदि भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति महंगाई को कम करना चाहता है, तो वो बैंक दर, रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा, रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट को बढ़ाया जा। अच्छे से रट लेना एग्जाम में, सीधा सीधा नियंत्रित करने के उपाय, सवाल प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अच्छे से देख लेना है कि भाई क्या ये बढ़ाएगी घटाएगी, भाई इतना ही कंफ्यूजन रहता है, किसको बढ़ा सकते हैं किसको घटा सकते हैं। तो ऑप्शन में वो सीधा दे देगा कि भाई मुद्रास्फीति महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई निम्न में से कार्य करेगी, तो ऑप्शन में वो क्या करेगी, बैंक दर बढ़ा देगी, रेपो दर घटा देगी। तो फिर तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि नहीं, बैंक दर को भी बढ़ाया जाएगा, रेपो दर को भी, सीमांत स्थायी सुविधा, रेपो रेट, स्टैंडिंग, सब कुछ को बढ़ाएगा, तभी महंगाई निर्धारित होगी। भाई पैसा निकालेंगे नहीं आप लोगों के पास है तो, या बैंकों के पास है तो फिर तरह रहेगी। भाई इस बढ़ाने का सबका संबंध क्या है, पैसों से है। तो पैसा मार्केट से अगर निकालना है तो ब्याज दर ज्यादा करेंगे तभी तो बढ़े, निकालोगे नहीं तो कैसे निकालोगे। भाई किसी के पास पैसा ज्यादा है तो आप ब्याज ज्यादा ठोक दो उनके, तो वो तुरंत आपके पैसा एक्स्ट्रा देगा, कोई 100 की जगह 200 देगा। तो इस प्रकार 200 क्या करेगा कि आपकी मार्केट में जो तरलता, जो महंगाई, लिक्विडिटी बढ़ी है, उसको कम करने में आपको इन सबको बढ़ाना होगा। अब आप इसका उल्टा कर लो, महंगाई को बढ़ाना है तो मुझे ये सारी कम कर दो। भाई सीधा है, मार्केट में पैसा एक तो निकाल लो, तब तो आपकी महंगाई नियंत्रित। अब मार्केट में महंगाई को बढ़ानी है तो पैसा भी काट दो, तो आपका अपने आप चीजें क्या होगी, महंगी हो जाएगी। ये दूसरे बस एक कॉन्सेप्चुअल, इसको पढ़ो, रटने की कोशिश मत करना, लॉजिकली जाओ, एक को बढ़ा दो, बढ़ाने के साइड इफेक्ट देख लो और घटाने के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट दोनों का आप तुलनात्मक करो, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक बार आप लोग पानी वानी पी ले, काफी टाइम हो गया है।